so everybody, आप लोग जल्दी आए हैं, thank you, really appreciate that. Just a bit of a background about हम लोग क्यों आज मिले हैं और क्या करना चाहते हैं. तो चेंज वेंचर्स फाउंडेशन हमने पैंडमिक के दौरान शुरू करी कि किस तरह पहाड़ में ऐसे उद्यम बनाए जाएं जहां पर लोग पहाड़ पे रह के सेम इनकम कमाएं जो जिसके लिए वो बाहर प्लेन्स में जाते हैं. एंड मेरा नाम आदित्य पंत है. मैं पिछले 15 साल से एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में काम कर रहा हूँ. मेरे पिताजी फौज में थे, तो हम लोग बाहर ही रहे हैं. एंड जब मैं पैंडमिक के दौरान पहाड़ में था तो मैंने रियलाइज करा एक बड़ी इनक्रेडिबल नीड और अपॉर्चुनिटी है टू डू समथिंग ऑफ वैल्यू, और जो मेरी अपना एक्सपीरियंस है उसको यहाँ आने के लिए. एंड करीब आज हम एक साथ इसलिए जुटे हैं क्योंकि सुधीर पंत जी, अनुपम जी और कुछ साथी हैं, उनकी वजह से, उनके सपोर्ट से वी स्टार्टेड दिस प्रोसेस ऑफ थिंकिंग कि कैसे स्मॉल बिजनेसेस को एक्सेलरेट करा जाए पहाड़ में और उनको सपोर्ट करा जाए. ये चेंज वेंचर्स फाउंडेशन का पहला इनिशिएटिव एक सॉर्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटल इनिशिएटिव स्टार्टअप हिमालय है, जहाँ पर हम ये स्मॉल बिजनेस को सपोर्ट करना चाहते हैं. ये एक कोलैबोरेटिव वेंचर है विद IIT कानपुर इंक्यूबेटर, फाउंडेशन फॉर इनोवेशन रिसर्च एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी. They have been very strong partners, and we'll be doing a webinar series to talk about them separately in the future. और आज का जो पैनल है इसमें I just wanted to give a brief background. Like I said, आप ज्योति स्वरूप जी हैं, who is the general manager of the Unnati Cooperative, and Dr. Vashish from the Farmers Produce Promotion Society, FAPRO. हम दोनों ये दोनों को लाना इसलिए इम्पोर्टेंट था बिकॉज these are very good examples of cooperatives that have done great work in the Kandi region of Punjab, जो जिनका जैसे ज्योति जी ने कहा बड़ा similar topography है, similar issues हैं, similar man-animal conflicts हैं, and they have done great work. ये वाला डिस्कशन डॉक्टर अनुपम, जिनको मैं अभी इंट्रोड्यूस करूंगा, assistant professor at the National Institute of Food Technology, Entrepreneurship and Management, एंकर करेंगी. एंड इसके बाद जो सेकंड डिस्कशन होगा विल बी विद मिस्टर SC कांडपाल, जो MSME डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट हल्द्वानी में बेस्ड हैं. एंड ये एक पर्टिकुलर स्कीम के बारे में बात करेंगे जो प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, जहाँ पर काफ़ी सपोर्ट अवेलेबल है फॉर न्यू एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स, जिन्होंने अभी बिजनेस शुरू नहीं करा है, जो एक नया शुरू करना चाहते हैं. एंड सुधीर जी, हु हैज बीन सच अ स्ट्रॉन्ग सपोर्टर, I think most of you know सुधीर जी, उत्कर्ष ग्रुप और उनके बहुत सारे अदर इनिशिएटिव्स की वजह से मेरी भी जानकारी हुई. एंड ही हैज बीन अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्टर एंड एंकर टू मेक टुडे हैपन एंड अदर इनिशिएटिव्स टू. जस्ट फ्यू थिंग्स, जो हमारा प्रेजेंटेशन होगा उसके दौरान आई वुड रिक्वेस्ट सब लोग म्यूट में रहें. एंड आपके साइड में क्वेश्चन आंसर्स के लिए जगह बनी है Q&A, वहाँ पर प्लीज एंटर योर क्वेश्चन आंसर्स. अगर आप चाहें तो मैं आपको एक सेकंड में दिखा भी सकता हूँ. एक सेकंड. सो यू कैन सी द Q&A की जगह यहाँ पर यू कैन अपने यहाँ पर आप प्रश्न एंटर कर सकते हैं. आप सबको दिखाई दे रहा है मेरा स्क्रीन? ये जो स्पेस है यहाँ पर आपका क्वेश्चन आंसर के लिए जगह है. एक मिनट. सॉरी. बोलिए विजय जी. विजय जी आप ऑडिबल नहीं है, शायद म्यूट पे हैं आप. I denied someone a meeting accidentally. अनम्यूट हो गया. Yes, I was waving to Sudhir Pan. नमस्कार सर. नमस्कार. गुड मॉर्निंग. तो आपके ड्यूरिंग द मीटिंग अगर आप कुछ प्रश्न पूछना चाहें तो जरूर Q&A बॉक्स जो साइड में वहां डालिए एंड वी कैन रेज इट अप फ्रॉम देयर. एंड अगर आप में से किसी ने रजिस्टर नहीं करा है तो प्लीज अपना ईमेल आईडी चैट बॉक्स में डालेगा ताकि हमें फ्यूचर इवेंट्स के लिए हम कोलैबोरेट कर पाएं.
आपको मैसेज कर पाए, ईमेल कर पाए। सो विद दैट मैं सुधीर जी को देता हूं टू स्पीक अबाउट द वेबिनार नॉलेज सीरीज एंड हम बताएं कि हम क्या करना चाहते हैं। देन आफ्टर दैट टू अनुपम टू एंकर द फर्स्ट पैनल। सुधीर जी, ओवर टू यू। थैंक्स आदित्य। सभी को नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इस पहले चेंज वेंचर के स्टार्टअप हिमालय वेबिनार सीरीज में जुड़े हैं। और ये एक छोटा सा प्रयास है जहाँ पे कि हम कनेक्टिंग दी डॉट्स करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर छोटे छोटे इनिशिएटिव से हम कुछ ऐसी नॉलेज दे पाए, कुछ इन्फॉर्मेशन दे पाए, कुछ सपोर्ट कर पाए, ताकि हम लोग हमारे गाँव में, पहाड़ों में एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप कर पाए। तो ये एक छोटा सा प्रयास है और ये उस प्रयास में पहला कदम आज हम रख रहे हैं और बड़ी खुशी की बात है कि आप सब लोग इसमें जुड़े हैं। और कई सारे लोग ऐसे हैं इसमें हमारे साथ जो कि उत्तराखंड से हैं और उत्तराखंड के बाहर रह रहे हैं। कई ऐसे लोग भी हैं जैसे विजय अग्रवाल जी हैं, आप रिलायंस ग्रुप में प्रेसिडेंट थे, तो आपका एक सॉफ्ट कॉर्नर है उत्तराखंड के लिए, तो आपके कई सारे इनिशिएटिव्स को सपोर्ट करने के लिए तैयार होते हैं। तो ये बड़ा अच्छा हुआ कि अगर हम इनसे वेबिनार से अगर कोई ऐसी चीज मिलती है जिससे कि हम अगर अपने गाँव में, अपने एरियाज में, अपने सिटीज में कहीं पे भी अगर इम्प्लीमेंट कर पाए और लोगों को जोड़ पाए आने वाले समय पे, तो शायद बड़ा एक सार्थक प्रयास होगा। तो इस सीरीज के पहले सेशन पे ज्यादा बातें ना करते हुए मैं अनुपम जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहला सेशन जो है उसको शुरू करिए। थैंक यू। धन्यवाद सुधीर जी। मेरी तरफ से सबको सबसे पहले तो नमस्कार। मुझे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है बेसिकली क्योंकि मैं भी पंजाब से हूँ और मैंने उन्नति और फैप्रो को बहुत करीब से देखा भी है अपने पीएचडी के काम के दौरान। एंड मैं डॉक्टर चमन लाल से तो मैं काफी फ्रीक्वेंटली बात भी करती रहती हूँ। इससे पहले कि हम अपना डिस्कशन को आगे बढ़ाएं, मैं थोड़ा सा आप लोगों को उन्नति और फैप्रो दोनों का बैकग्राउंड देना चाहूंगी। उन्नति जो है 2003 में, जैसे कि अभी ज्योति स्वरूप जी ने खुद भी बताया कि 2003 में कुछ कॉलेज के स्टूडेंट्स ने मिलके ये उन्नति जो कोऑपरेटिव था वो खड़ा किया था। और अगर हम 2003 से लेकर 2020 तक की बात करें तो लगभग 3 लाख के टर्नओवर से चलकर आज उन्नति 40 करोड़ के टर्नओवर वाली एक कोऑपरेटिव बन गई है। सो दिस इज, मैं ये कहूंगी कि ये एक बहुत ही अच्छा सक्सेस का एक मॉडल जो है उन्नति हमारे सामने प्रेजेंट करती है कि कोऑपरेटिव्स भी जो हैं वो सक्सेसफुल हो सकती है। बहुत साल पहले, लगभग 40 साल पहले, हमारे पास एक अमूल नाम की कोऑपरेटिव आई थी जिसने कि दूध में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन किया था। अब हमारे पास ऐसी कोऑपरेटिव्स बननी शुरू हुई हैं जो हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में रेवोल्यूशन के बारे में हम सोच सकते हैं। तो उन्नति और फैप्रो उन्हीं कोऑपरेटिव्स में जो मैं बोलूंगी कि पायनियर्स। अगर उन्नति की बात करें तो शुरुआत जो उन्नति की हुई थी 2004-5 के अराउंड, पंजाब स्टेट काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने के साथ मिलकर इन्होंने एक छोटा सा काम शुरू किया था। इन्होंने एक छोटा सा प्रोसेसिंग यूनिट भी बाद में 2007 के अराउंड लगाया, जो कि जिसमें इन्होंने कंडी एरिया के सारे बायो रिसोर्सेज, कंडी एरिया बेसिकली जो शिवालिक्स वाला पार्ट है पंजाब का, उसमें उसको हम कंडी रीजन कहते हैं और उस एरिया में ज्यादातर जंगलात हैं। उन जंगलों में आपको बहुत सारा नॉन टिम्बर प्रोड्यूस भी मिलता है, जैसे आंवला, जामुन, आम, ये सारे के सारे फ्रूट एंड वेजिटेबल्स जो हैं आपको जंगल में मिलते हैं। तो उन्नति ने जो काम शुरू किया, उन्होंने इन बायो रिसोर्सेज को मैनेज करना और इनको कैसे बिजनेस में ढाल सके, उन्नति जो थी उसमें पायनियर रही। तो इन 18 साल की जर्नी में, जैसे मैंने पहले ही बोला कि इन्होंने 3 लाख से 40 करोड़ तक का जो रेवेन्यू तो किया ही है, उसके अलावा अगर हम सप्लायर्स की बात करें तो उन्नति के पास आज 400 से ज्यादा सप्लायर्स हैं और वो सारे के सारे सप्लायर्स जो हैं वो लोकल गांव के लोग या फिर उन जंगलों के आसपास रहने वाले गांव के लोग, और उनमें से बहुत सारी गांव की औरतें हैं
जिनका काम है इनको रॉ मटेरियल सप्लाई करना। दूसरी चीज जो उन्नति ने वहां करी, जिसकी हम बात करें कि किस तरह से डेवलपमेंट में हिस्सा लिया, स्किल डेवलपमेंट में भी उन्नति का बहुत बड़ा रोल रहा। बिकॉज वहां पर आपको जब हम बात करते हैं तो रूरल एरियाज में हम स्किल की कमी की बात करते हैं, तो उन्नति ने ना सिर्फ वहां पर एक फैसिलिटी डेवलप करी, उसके साथ साथ उन्नति ने एक लोकल आईटीआई के साथ जुड़कर स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज भी शुरू किए, और उन्हीं लोगों को जो वहां से स्किल होके आते हैं, द लोकल पीपल ऑफ दैट एरिया, उन्हीं लोगों को अपने पास वहां पर एज एन एम्प्लॉय भी काम करवाना शुरू किया। तो बेसिकली अगर सबसे इनोवेटिव या फिर सबसे बड़ी जो उपलब्धि उन्नति की आज है, भारत में जितना भी आपको ब्रूड विनेगर मिलता है फ्रूट से बना हुआ, आप चाहे डाबर का उठा लीजिए, चाहे अपोलो फार्मेसी का उठा लीजिए, और भी जो मेन कंपनीज हैं, आप उनका एप्पल साइडर विनेगर उठाइए, आप देखेंगे कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग उन्नति कोऑपरेटिव एंड मार्केटिंग सोसाइटी से है। इसके अलावा उन्नति ही सबसे पहली कंपनी है इंडिया की जिसने की ऑर्गेनिक विनेगर्स भी लॉन्च किए। तो उन्नति इज वन ऑफ द बिगेस्ट, आई वुड से, epitomes of success of the cooperative societies in the 21st century in India. अब हम अगर फैप्रो की बात करें, फैप्रो जो थी वो थोड़ा हटके शुरू हुई। फैप्रो शुरू हुई 2001 में, उसमें भी पायनियर रहे थे जो हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं, डॉक्टर चमन लाल वशिष्ठ। तो इनके पास कुछ फार्मर्स इकट्ठे होके आए कि हमारे पास प्रोड्यूस तो है, लेकिन उस प्रोड्यूस को हम लोग मार्केट नहीं कर पा रहे। तो इन लोगों ने एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट की तरफ से, इन्होंने उन फार्मर्स के साथ मिलके काम किया, कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स को भी उसमें इन्वॉल्व किया, और उससे फिर 2001 में इनकी फैप्रो जो थी वो स्टार्ट हुई। तो फैप्रो के पास आज की डेट में 800 से ज्यादा जो फार्मर्स हैं फैप्रो के साथ जुड़े हुए हैं। फैप्रो ने, अगर हम फैप्रो की सक्सेस की बात करें, तो फैप्रो के साथ इन्होंने शुरू किया था एक छोटे से हल्दी के प्लांट से, उसके साथ साथ इन्होंने काम किया शहद की प्रोसेसिंग का, और अगर मैं गलत नहीं हूं चमन सर, तो आज आपके पास एक फ्रूट एंड वेजिटेबल पैक हाउस भी है। सर आप म्यूट पे हैं। तो मैं कंटिन्यू करूंगी। जैसे 2001 में इन्होंने भी लगभग 1 लाख से शुरू किया था, और 2011-12 तक जाते हुए इनका भी जो टर्नओवर था 2 करोड़ तक हो गया था। तो बेसिकली जो फैप्रो का मॉडल था, फैप्रो का मॉडल है फ्रॉम द विलेज, फॉर द विलेज, टू द विलेज। हम गांव से ही प्रोड्यूस को उठाएंगे, गांव के लोगों को प्रोड्यूस की प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व करेंगे, और फिर जाकर वो प्रोड्यूस हम गांव में ही आगे बेचेंगे। तो इनका जो बहुत सुंदर मॉडल था जिससे इन्होंने शुरू किया, इन्होंने फार्मर से प्रोड्यूस उठा के उनकी कोऑपरेटिव बनाई, और उनकी प्रोड्यूस को यूज करके इन्होंने हल्दी का काम भी काफी किया। इसके अलावा ये नेचुरल फार्मिंग में भी काफी आई वुड से काफी एक्टिव है। वहां से उठाकर गांव की औरतों और गांव के लोगों को ही उस प्रोसेसिंग फैसिलिटी में लगाकर काम करवाकर, और इन्होंने फिर गांव के ही यंग लोग, गांव के ही बच्चों को ट्रेन करके उनको गांव में छोटे छोटे शॉप्स खुलवाए। आपने गवर्नमेंट के डिफरेंट एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट्स का एक किसान हट नाम का जो कॉन्सेप्ट है, वो किसान हट के कॉन्सेप्ट्स बेसिकली फैप्रो से ही निकले हैं, कि जो फार्मर्स हैं उन्हीं के छोटे छोटे किसान हट्स जो है उनके गांव में खोले जाएं, या फिर किसानों के छोटे छोटे किसान हट्स पास के शहर में छोटी छोटी दुकानों के रूप में खोले जाएं, जिनको की सपोर्ट करता है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर।
तो इससे ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए मैं हमारे दोनों गेस्ट्स को सबसे पहले तो आप दोनों का स्वागत है और मैं अपनी डिस्कशन आप लोगों के साथ शुरू करूंगी। Am I allowed, sir? Are we ready? Yes, we can. Okay. Yeah. प्रोफेसर डॉक्टर विशिष्ट, आपकी जो वॉल्यूम नहीं आ रही है, शायद आप म्यूट पे हैं। सर आप म्यूट पे हैं, अभी आवाज नहीं आ रही है। सर आपके पीसी में जो है एक माइक का सिंबल है और उसमें क्रॉस हो रहा है, तो उसको ऊपर क्लिक करेंगे तो वो माइक आपका ओपन हो जाएगा, फिर हम आपकी आवाज सुन पाएंगे। आप अनुपम जी, आप ज्योति जी के साथ शुरू कीजिए, मैं डॉक्टर विशिष्ट को फोन करता हूँ। ओके सर, ओके। तो ज्योति जी, जैसे हमने देखा कि आप और वशिष्ठ जी दोनों ने एक ही एरिया में एक कोऑपरेटिव खड़ा किया, और अगर हम कोऑपरेटिव की बात करें तो सभी लोग कहते हैं कि बिकॉज जो फार्मर हैं, जो पंजाब का चाहे हरियाणा का, या हम पूरे भारत की बात करें, पूरे भारत में ज्यादातर अगर हम 85% जो हमारे किसान हैं वो बहुत छोटे छोटे किसान हैं। तो उनको अगर हम बात करते हैं कि उनको मेन वैल्यू चेन में लेके जाना है, उनको मेन बिजनेस के स्ट्रीम में अगर हम भेजना चाहें, तो एक छोटा किसान उस मेन स्ट्रीम में नहीं जा सकता। तो उसके लिए हमने कहा कि हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि हम उनका कलेक्टिवाइजेशन करें, उनको इकट्ठे करके कोऑपरेटिव्स बनाएं। और उसको हमने 70 के दशक में कोऑपरेटिव्स बनाकर, दूध के क्षेत्र में हमने कोऑपरेटिव्स बना के उसको सक्सेसफुल करके भी दिखाया, और हम मानते भी हैं कि कोऑपरेटिव्स फीजिबल भी हैं और कोऑपरेटिव्स इंपॉर्टेंट भी हैं हमारे लिए। तो ये तो हम सब जान चुके हैं। अगला लेकिन क्वेश्चन जब हमारे सामने आता है कि हम इतने 50 सालों में इतने सारे अमूल खड़े क्यों नहीं कर पाए, तो इसका मतलब हमारे सामने एक सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि इन फार्मर्स को, इन छोटे प्लेयर्स को हम इकट्ठा कैसे करें। और आपने और उन्नति ने और फैप्रो ने ये काम बहुत सक्सेसफुली करके दिखाया है कि हम इन लोगों को इकट्ठा कैसे कर सकते हैं। तो उसके बारे में मैं आपसे थोड़े से आई वुड से व्यू पॉइंट लेना चाहूंगी कि आपने किस तरीके से इस चैलेंज को एड्रेस किया, आपने किस तरीके से सबसे बड़ा चैलेंज की लोगों को इकट्ठा करना, लोगों को अपनी बात पहुंचाना, लोगों से अपनी बात मनवा के उनको इकट्ठा करके एक फीजिबल मॉडल बनाना, ये आप कैसे कर पाए? थैंक यू अंशु जी। आई विल से अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल। नमस्कार सभी को। आपका जो सवाल है वो बहुत बढ़िया है। ये आयरनी रही है हमारे देश में कि हम लोगों ने की एक वाइट रेवोल्यूशन तो ले आए, बट हम लोग एग्रो प्रोसेसिंग को लेके रेवोल्यूशन लेके नहीं आ पाए। तो उसमें बहुत सारे कारण रहे हैं, जो गलतियां शायद अभी तक हम कर रहे हैं। फार्मर को ना फार्मिंग करनी आती है, उसे बेचना नहीं आता। दैट इज ए टास्क ऑफ ए प्रोफेशनल। और हम लोगों ने बहुत बार कोशिश की, सरकारों ने कोशिश की कि हम लोग ना फार्मर को बिजनेसमैन बना दें। अगर आप अमूल का मॉडल भी स्टडी करोगे तो जो डॉक्टर कुरियन का विजन था, क्योंकि मैं डॉक्टर कुरियन से बहुत बार मिला, वो हमारे यहाँ एक प्रोजेक्ट में एज ए कंसल्टेंट आते होते थे होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो जो उनका भी विजन था कि जो बिजनेस है वो प्रोफेशनल चलाएंगे, और जो नीचे फार्मर्स की एग्रीगेशन है वो कोऑपरेटिव मैनर में होगी। तो यहाँ पे भी ऐसा ही करना पड़ेगा, और उन्नति ने भी ऐसा ही किया है कि जो एग्रीगेशन पार्ट है, व्हाट इज बेसिकली मैं सबसे पहले कहूँगा कि डेफिनेशन ऑफ ए कोऑपरेटिव। तो कोऑपरेटिव इज ए हाइब्रिड मॉडल ऑफ ए कॉर्पोरेट एंड ए एनजीओ।
ना सोशल ऑर्गेनाइजेशन, इट इज ए मतलब हाइब्रिड मॉडल। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है कोऑपरेटिव जिसमें आप एनजीओ की तरह सोशल वर्क भी कर सकते हो और जो किसी कॉरपोरेट की या कंपनी की तरह आप बिजनेस कर सकते हो। तो दैट वाज आल्सो द रीजन जब हमने 2003 में कोऑपरेटिव बनाई थी। जब हम सब दोस्त आए थे तो हमने सोचा था कि हम क्या क्या स्ट्रक्चर बनाए। तो सारा कुछ स्टडी करने के बाद हम लोगों को लगा कि कोऑपरेटिव इज द बेस्ट स्ट्रक्चर, क्योंकि इसमें हम लोग दोनों काम कर सकते हैं। हम सोशल भी कर सकते हैं, हम लोग बिजनेस भी कर सकते हैं, अपने लिए भी प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, अपने लोगों के लिए भी कर सकते हैं। अब इसके अंदर क्या है कि जो वैल्यू चेन रहती है, जो सप्लाई चेन रहती है, तो हम लोग ना अक्सर एक बहुत बड़ी गलती करते हैं जो अभी तक भी है। हम लोग चाहते हैं कि जो मिडल मैन है ना जी, ये नहीं होना चाहिए। मिडल मैन को दूर कर दो तो डायरेक्ट बेनिफिट फार्मर को हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम लोग ये भूल जाते हैं कि जो मिडल मैन है वो ना सप्लाई चेन का इंटीग्रेटेड पार्ट है, उसको हम लोग बीच में से हटा नहीं सकते। तो उन्नति ने यही किया। उन्नति में हम लोगों ने, जब हम लोगों ने भी काम शुरू किया तो हमारे जो कलेक्टर्स थे, जो किसान थे, वो हमारे ऊपर विश्वास नहीं करते थे। तो हम लोगों को जो ये मिडल मैन थे, ये हमें, जैसे हम लोगों ने सबसे पहले आंवला के ऊपर काम शुरू किया, आंवला की एग्रीगेशन शुरू की, एग्रीगेशन करके उसे यहाँ पे हम लोग प्रोसेस करते थे। तो ये जो लोग थे, लोकल कलेक्टर्स के जो लीडर थे, जिसको हम लोग ठेकेदार कहते हैं, हम उत्तराखंड में भी जो जंगल से चीजें इकट्ठी करके लाते होंगे उनको ठेकेदार बोला जाता है। तो वो जो ठेकेदार लोग थे, वो क्या करते थे कि वो अगर हम लोग किसी चीज का प्राइस, जो आंवला का हम 7 रुपए दे रहे हैं, तो उन्होंने क्या करना है कि कुछ लोगों को 10 रुपए प्राइस देकर उनसे खरीद लेना है। थोड़ा सा खरीदना, उसके बाद फिर उनको 2-2.5 रुपए ही प्राइस देना है। तो हम लोगों ने उनसे लड़ने की बजाय हमने उनको अपना हिस्सेदार बना लिया। उनको इस तरह से हिस्सेदार बना लिया कि वो भी उस सप्लाई चेन का इंटीग्रेटेड पार्ट रहें, हम उनके विरुद्ध ना जाएं। तो इस तरह से उन्हीं लोगों को, क्योंकि वही बाद में सारे लोग जो थे वो मोटिवेटर बने ना, उन्हीं लोगों ने बाकी कलेक्टर्स को भी जोड़ा। और आज उन्नति जो है अपने एरिया में, हमारे सराउंडिंग हिल्स में ऑलमोस्ट 2000 मेट्रिक टन के आंवला के रिजर्व हैं, जिसमें से लगभग 800 से 1000 टन जो है हर साल हम लोग जो है एग्रीगेट करके यहाँ पे प्रोसेस करते हैं। तो एक सप्लाई चेन में जितने भी उसके हिस्सेदार हैं, ठीक है, उन सबको हम लोगों को इंटीग्रेट करने हैं। और ये मॉडल हमने कहाँ से सीखा? उस टाइम से ये हमने सीखा जो है आईटीसी का एक ई चौपाल मॉडल था। ठीक है, तो ई चौपाल को की केस स्टडी को हम लोगों ने जब पढ़ा, तो उसको पढ़ने के बाद यही लगा कि फार्मर्स को क्या चाहिए, फार्मर्स को उसकी प्रोड्यूस का रेट चाहिए, घर बैठे हुए चाहिए, उसे ये सर्विस हमें देनी है। प्रोसेसिंग करने के बाद आगे फार्मर का रोल नहीं होना चाहिए, आगे प्रोफेशनल का रोल होना चाहिए। उसके लिए प्रोफेशनल लोगों को हायर किया। हम लोग बनाने वाले हैं, बेच नहीं सकते, तो उसके लिए हमें क्या किया? उसके लिए हम लोगों ने बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ टाई अप्स किए कि भाई हमें बनाना आता है, हमारा सामान जो है वो बहुत अच्छा है, और बना भी हम लोग पूरी साइंस के साथ रहे हैं, बिकॉज सारे साइंटिस्ट लोग थे। तो आप इसको अपने ब्रांड में बेचो। तो हम लोगों ने अच्छे अच्छे ब्रांड्स को कन्विंस करना शुरू किया। सबसे पहले हमारे साथ अपोलो फार्मेसी जुड़ी, तो उसने हमें ब्रेक थ्रू दिया। उसके बाद फिर बड़े बड़े ब्रांड्स जो है वो हमारे साथ जुड़ते गए। तो आज के दिन में कोई ऐसा बड़ा ब्रांड नहीं है जिसके लिए हम लोगों ने काम नहीं किया है। तो बेचना किसका काम है? बेचना उन बड़े कॉरपोरेट्स का काम है। तो हमारी जो कोऑपरेटिव थी वो एक इंटरफेस की तरह उसने काम किया, जिसके लिए मैं हल्का से एक स्क्रीन शेयर करके एक पीपीटी में एक मेरा मॉडल है, उसको मैं दिखाना चाहूँगा आपको। अगर इजाज़त हो तो मैं स्क्रीन शेयर करूँ डॉक्टर अनुपम? जी सर, श्योर। या
मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? जी पीपीटी पीपीटी इज विजिबल। तो दिस इज द मॉडल जिसमें हम लोगों ने काम किया कि अभी क्या है कि हमारे बैक एंड पे हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, तो उन रिसोर्सेज को हम लोगों ने यूटिलाइज किया किस काम के लिए? लाइवलीहुड जनरेशन के लिए, सेल्फ और अपने लोगों के लिए। उनको लाके हम लोगों ने उन्नति में प्रोसेस किया, प्रोसेस करके बिग ब्रांड्स को दिया, बिग ब्रांड्स ने उसे कंज्यूमर तक पहुंचाया। और इसको मैं इस एग्जांपल से एक्सप्लेन करूंगा कि हमारे जंगलों में आंवला है, आंवला इज ए रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। तो अगर मुझे आंवला के अंदर मान लीजिए कि 1000 मिलीग्राम विटामिन सी 100 ग्राम आंवला के अंदर मिलता है, तो अगर 1 किलो के अंदर वो जो है वो 10,000 मिलीग्राम 10 ग्राम आंवला जो 10 ग्राम विटामिन सी हो गया, और आप 800 टन के अंदर उसको कैलकुलेट करोगे तो इतना विटामिन सी जो है वो हमारे जंगलों में पड़ा हुआ था। लेकिन बहुत सारे कंज्यूमर जिनको विटामिन सी चाहिए उनके पास वो विटामिन सी पहुंच नहीं रहा। तो हम लोगों ने अपने मॉडल के अंदर अपने जंगलों से वो विटामिन सी उठाया, उसे प्रोसेस किया, उसे कहीं जूस की शेप दी, कहीं कैंडी की शेप दी, कहीं पाउडर की, जो भी शेप दे सकते थे जो कंज्यूमर की नीड थी, और उसको बिग ब्रांड्स को दिया। बिग ब्रांड्स ने उसे कंज्यूमर तक को पहुंचाया। तो एक तलवाड़ा के जंगलों का विटामिन सी जो है वो कहीं चेन्नई में, बेंगलोर में, कोलकाता में बैठे हुए कंज्यूमर को डिलीवर हुआ। अब इससे क्या फ़ायदा हुआ? इससे ये फ़ायदा हुआ कि बैक एंड पे लाइवलीहुड जनरेट हुआ। हमारे जो कलेक्टर्स थे उनका आंवला बिका, वहाँ पे लाइवलीहुड जनरेट हुआ, उसको प्रोसेस करने में लोगों का लाइवलीहुड जनरेट हुआ, और उसको जब बड़े कॉरपोरेट के थ्रू बेचा गया तो उसमें कंज्यूमर को वेलनेस डिलीवर हुई। तो इस मॉडल के अंदर क्या है कि सारे विन विन सिचुएशन में रहे, कंज्यूमर भी विन विन सिचुएशन में रहा, कॉरपोरेट्स का ऑब्जेक्टिव, बड़ी कंपनी का ऑब्जेक्टिव टू अर्न प्रॉफिट है। हमने सबसे ज़्यादा प्रॉफिट इन लोगों को दिया, जो हम सबसे बड़ी गलती करते हैं कि हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो हमें आए। अगर आप वैल्यू चेन देखेंगे तो वैल्यू चेन इज लाइक ए इन्वर्टेड पिरामिड। तो इन्वर्टेड पिरामिड में सबसे नीचे किसान होता है और सबसे ऊपर जो है वो रिटेलर होता है। जो अगर प्रॉफिट शेयरिंग की बात करें तो सबसे कम प्रॉफिट जो होता है वो प्रोड्यूसर का होता है, और सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जो होता है वो जो होता है वो उसका रिटेलर का होता है, इसमें कंज्यूमर को बेचना है। क्वांटिटी में ये उल्ट होता है, क्वांटिटी सबसे ज़्यादा किसान के पास होती है और क्वांटिटी सबसे कम जो है वो रिटेलर के पास होती है। तो इसमें जैसे जैसे वैल्यू चेन में हम लोग ऊपर जाते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, तो ऊपर वाली लेयर को ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए। अगर ये बात हम नहीं समझते तो हमारी जो वैल्यू चेन है वो सही नहीं चलेगी। और यही गलती शायद, जो मेरा पर्सनल व्यू है, यही गलती शायद हम लोगों ने एग्रो प्रोसेसिंग में, वैल्यू चेन में की है कि हम चाह रहे हैं कि किसान जो है वो डायरेक्ट टू द कंज्यूमर, फार्म टू द कंज्यूमर जाए। तो ये नेचर ही अलाउ नहीं करती, क्योंकि बिजनेस के जो प्रिंसिपल्स हैं वो अलाउ नहीं करते, क्योंकि आगे वाले जितने भी बिजनेस स्ट्रक्चर हैं, ठीक है, दे आर मेंट टू अर्न प्रॉफिट ओनली। हम किसान प्रोड्यूसर हैं, उसके बाद प्रोसेसर है, प्रोसेसर के बाद प्रोसेसर भी कंपनी है। अगर वो कोऑपरेटिव है तो कोऑपरेटिव में अगर प्रोसेसर, हम कोऑपरेटिव हैं तो उसका दूसरा फायदा ये होता है कि किसान को एक अपनी प्रोड्यूस बेच के तो पैसा मिलता ही मिलता है। तो एज ए प्रोसेस्ड प्रोड्यूस बेचने के बाद जो प्रॉफिट होता है वो भी किसान को फ्लो बैक होता है। तो यही हम लोगों ने उन्नति में किया। आई फील डॉक्टर अनुपम, मैं आपके सवाल का जवाब देने में अगर कामयाब हूँ तो मैं आपकी क्लोज करता हूँ। जी। तो ज्योति स्वरूप जी ने जो हमें बताया, तो बेसिकली इन्होंने 3 चीजों का बहुत ध्यान रखा। वन वॉज स्पेशलाइजेशन। इन्होंने किसी भी प्लेयर को काटने की बजाय उन प्लेयर्स को अपने वैल्यू चेन मॉडल में इनकॉर्पोरेट किया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी हम कोऑपरेटिव बनाने की बात करते हैं। तो ये एक काफी अच्छा
इनपुट था कि इंस्टेड ऑफ कि हम बात करते हैं कि हम मिडिल मैन को निकाल देंगे और फिर हम कोऑपरेटिव बना के खुद से सारा काम करेंगे, उसकी बजाय अच्छा होगा कि जिस चीज में भी स्पेशलाइज्ड है, तो स्पेशलाइजेशन इज द की, जिसको कि हम इनकॉर्पोरेट करके हमारे वैल्यू चेन्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और कोऑपरेटिव उसमें बहुत अच्छा पेयर हो सकता है। मैं चमन लाल जी के पास जाना चाहूंगी कि सर, आपने भी 2001 में लगभग 300 फार्मर से ये कोऑपरेटिव शुरू किया, तो आपने ये चैलेंजेस कैसे मैनेज किए? डॉक्टर आपका म्यूट है सर, वो रेड माइक का मैंने बताया था ना, वो दबाना आपको सर। नहीं सर। सर आपका म्यूट पे आ रहा है। जो एडमिन है उनको कंट्रोल कर सकते हैं उनका माइक। एडमिन को बोलिए एक बार कि जो नहीं, गूगल मीट में वो अलाउ नहीं होता है, उसमें नहीं है। नहीं जी, थैंक यू। डॉक्टर वशिष्ठ नहीं हो रहा, मैं आपको फिर फोन करता हूँ। सर आपका अनुपम, आप वो जो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट पे आप उससे बात करना शुरू करिए, मैं डॉक्टर वशिष्ठ को फिर से फोन करता हूँ। जी, तो मैं ज्योति स्वरूप जी से पहले सारे के सारे जो है इंसाइट्स लूंगी, तब तक चमन लाल जी अपना माइक ठीक कर लेंगे। ज्योति स्वरूप जी, दूसरा जो मेरा क्वेश्चन है, एक ट्रस्ट बिल्डिंग जो आपने बोली, ये ट्रस्ट बिल्डिंग में क्या मेन इंग्रेडिएंट्स थे? बिकॉज आप अगर फार्मर के पास जाएंगे या आप एक लोकल के पास जाएंगे कि आप हमारे साथ जुड़ो, तो कोई भी, आप भी समझ रहे हैं कि हम कोई भी इंसान पहली बार में जाके आपके साथ नहीं जुड़ता है, तो वो जो ट्रस्ट बिल्डिंग का एक्सरसाइज था, वो ट्रस्ट बिल्डिंग का एक्सरसाइज आपने किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया ताकि लोग आपसे से ज्यादा जुड़ सके? I think, Dr. Anupam, this is a very slow process and long-term process. उसमें मैं सबसे पहले एक मेरे को जो कभी सीख मिली थी एक बड़े रिनॉन्ड इकोनॉमिस्ट से, डॉक्टर सरदारा सिंह जौहल हैं, बड़े मशहूर इकोनॉमिस्ट हैं, हमारे बहुत से यूनिवर्सिटीज़ के वीसी रहे हैं, पंजाब के प्लानिंग मिशन के आई थिंक चेयरमैन भी रहे हैं ऐसे। तो एक सेमिनार में ना उन्होंने हम लोगों को बात समझाई थी, हम सभी साथी थे। तो उन्होंने ये बोला था कि जो किसान होता है ना, सबसे पहले तो कभी आपके ऊपर विश्वास करता नहीं है, ठीक है, लेकिन जिस दिन आप उसको विश्वास दिलाने में कामयाब हो गए कि आप उसके लिए काम करते हो, तो उस दिन फिर पीछे मुड़ के मत देखना, वो तुम्हें इतना ऊपर ले जाएगा, उठा के इतना ऊपर ले जाएगा कि तुमने सोचा नहीं होगा। और हमने ये उन्नति में एक्सपीरियंस किया है। जब हम लोगों ने काम शुरू किया था तो हम लोगों के जनरल जो हमें संज्ञा दी जाती थी कि सिर फिरे पागल लोग, तो हम लोग जब गांव में जाते थे, लोगों से मिलते थे, तो कोई भी हमारे ऊपर जो था ना विश्वास नहीं करता था। सबको लगता था, क्योंकि उसकी वजह है, सब लोग जो आते हैं वो ज़्यादातर किसान को एक्सप्लॉइट करने के लिए आते हैं। हम लोग अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ ही हमेशा उसको अप्रोच करते हैं। तो हमारा किसान, जो हमारे लोग, खासकर हमारे कंडी एरिया के लोग, कुछ ट्रेडर्स से इतने ज़्यादा एक्सप्लॉइट हो चुके थे, तो उनको लगता कि ये भी आए हैं, ये भी एक्सप्लॉइट करेंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले तो ऐसे काम करने होते हैं कि जो एक डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पे कलेक्टर्स को या फार्मर्स को बताया जा सके। तो हम लोगों ने भी ऐसा किया कि हम लोगों ने सबसे पहले गांव में आंवला प्रोसेस करना शुरू किया। एक गांव के अंदर एक रिलीजियस बाबा जी थे, तो बाबा जी लोगों के ऊपर गांव में जो है उनका सोशल कनेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, उनके ऊपर विश्वास होता है। तो हम लोगों ने उनको टैग किया, उनको टैग करके उनके घर की कुछ औरतें और थोड़े कुछ मोहल्ले की औरतों को इकट्ठा किया और उनको कहा कि हम जंगल से आंवला लेके आएंगे, आप उसको बॉयल करोगे, जो वो आंवला आप सुखाओगे
तो वो हम सारे का सारा खरीद के ले जाएंगे। तो वो काफ़ी कन्विंस करने के बाद वो बाबा जी तैयार हुए। तो फिर उन्हीं बाबा जी के मोहल्ले के कुछ लड़कों को हम लोगों ने मोटिवेट किया कि आप जंगल से आंवला तोड़ के लाइए, और बाबा जी को बर्तन प्रोवाइड करवाए हम लोगों ने, और वहाँ से हम लोगों ने आंवला बॉयल करके डीसीड करना शुरू किया, और वहीं बांस के जो थे वो मैश बना के तो उसके ऊपर ड्राइंग करनी शुरू की। तो वो एक्टिविटी को हमने एडवर्टाइज अच्छा किया लोकल कम्युनिटी के लोगों को, ताकि सारे डिपार्टमेंट्स वाले लोग भी उसे देखने आए, सभी लोग उसको देखने आए, सो दैट के और वो जो आंवला बन रहा था उसको बनाने में जितनी कॉस्ट आ रही थी, मार्केट में उसके जो प्राइस था वो ऑलमोस्ट 50% था। कि हमारी उसको उस टाइम पे बनाने की कॉस्ट 60-65 रुपीज़ की पर केजी आ रही थी, और मार्केट प्राइस उसका 30 to 35 रुपीज़ था आई थिंक। तो बट वी डिड दैट एक्टिविटी बिकॉज उसमें प्रॉफिट अर्निंग वाज नॉट आवर ऑब्जेक्टिव। आवर ऑब्जेक्टिव वाज कि इन लोगों का फेथ कैसे जीतना है। तो उनको ये हम लोगों ने डेमोस्ट्रेट किया कि हाँ, ये आंवला को अगर ऐसे बॉयल करके अगर सुखा के हम बेचेंगे तो ये बिक जाएगा। और इसमें अभी भी सूखा आंवला पहले भी वहाँ पे बिकता था, बट वो जो बिकता था वो वहाँ से लोकल ट्रेडर जो थे वो 10 रुपये 12 रुपये केजी जो थे वो लेके जाते थे। तो हम लोगों ने उनको जो थे ऑलमोस्ट 45 रुपीज़ जो है हम लोगों ने दिए जी। तो इससे क्या हुआ कि बेसिक वो कनेक्ट बना, थोड़ा सा फेथ बना। तो ये प्रोसेस स्लो थी। फिर हम लोगों ने आंवला की एग्रीगेशन शुरू की। तो जैसे जैसे जी एग्रीगेशन करते गए, और जो जो लोग हमारे लिए हर्डल बनते थे उनको हम अपना साथी बना लेते थे। So I'll stop you here, sir. ये आपने बड़ा वैल्यूबल इंसाइट दिया। डॉक्टर वशिष्ठ, आप अभी ऑनलाइन है, कैन यू ट्राई अनम्यूटिंग योरसेल्फ सर? हेलो। हाँ जी, हेलो। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। पहले अचीवमेंट तो हो गया। तो मेरा दूसरा क्वेश्चन, हाँ, मेरा दूसरा क्वेश्चन अब चमन लाल जी से है। सर, आपने फार्मर्स को इकट्ठे करके कोऑपरेटिव बनाया, तो फिर आपने वो मैकेनिज्म कैसे डेवलप किया कि वो जुड़े रहें, और उनका प्रॉफिट शेयरिंग कैसे हो कि उनका मोराल डाउन ना हो? पहली बात तो है कि जो नीड इज मदर ऑफ इन्वेंशन, लोहड़ी काल की मां है। दूसरा है गीता का उपदेश, काम किए जा फल की इच्छा मत कर। ये दोनों का सुमेल हुआ और ये फेप्रो फोरम में आई कि हमारे जहाँ डिपार्टमेंट की तरफ से काफी काम हुआ था ना बी कीपिंग के ऊपर। तो उस समय में ये प्राइस बहुत कम थी हनी की। तो हनी की प्राइस कम होने के कारण ये सोसाइटी बन गई। और हम लोग तो पहले निष्काम करे रहे हैं गीता के उपदेश के काम की किए जा फल की इच्छा मत कर। तो ये दोनों का एक कंबाइन हो गया और फेप्रो फोर में आ गई। इसके आगे जो बातें मेरे जंगल के लिए ज्योति जी ने की है, क्योंकि ज्योति अब डॉक्टर ज्योति स्वरूप नहीं, अब ज्वाला स्वरूप है। ही इज वेरी हार्ड वर्कर, वन ऑफ द बेस्ट एंटरप्रेन्योर इन इंडिया। वो तो रिपीट ही करूंगा, लेकिन अपने एक्सपीरियंस से या कीपिंग इन व्यू द स्टेटस ऑफ उत्तरांचल इन माइंड, जो मैं ऑब्जर्व कर सका हूँ, उसके मामले में जरूर बताऊंगा कि हमारे भी ऐसी ही टोपोग्राफी है। ज्योति जी हमारे से थोड़ा ऊपर है, हम बिल्कुल ऑन द फुट ऑफ हिल्स है, नोज बेटर। पहले तो अपर हिल्स के लिए जो रिकमेंडेशन थी हमारी टीम की, जो एक्सपर्टाइज गवर्नमेंट ने बनाई थी, और फिर नीचे के लिए जितना आपका एरिया है, फॉरेस्ट एरिया है, जिसको हम फॉरेस्ट वेल्थ बोलते हैं, इज वेरी इनरिच इन बी फ्लोरा, नंबर 1। नंबर 2, डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स।
ये दोनों एरिया फोकस हुए हैं हमारे एरिया में। इसमें क्रेडिट जाता है ज्योति स्वरूप कुंती को कि इन्होंने जो मेडिसिनल प्लांट्स का है उसको टैप किया। इनके साथ और भी छोटे ग्रुप है लेडीज के, वो भी कर रहे हैं अपने लेवल पर। और फेप्रो ने टैप किया हनी हार्वेस्टिंग का, उन लोगों को ट्रेनिंग दी, ट्रेनिंग देकर उनको बाई बैक का प्रोग्राम दिया, खुद का प्लांट लग गया। खुद का प्लांट लगने के बाद अब काफी लेवल पर फेप्रो कहा नहीं जाता है। इससे इसमें जैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, वैसे लोगों को बहुत अच्छा बैलेंस्ड फूड ही मिलता है। एक पार्ट तो ये है। दूसरा है फेप्रो की डेवलपमेंट हॉरिजॉन्टल। फेप्रो बीइंग मदर ऑर्गेनाइजेशन द स्टेट, इस समय टर्मेरिक के प्रोसेसिंग प्लांट और जगरी के बनाने के प्रोसेसिंग प्लांट पंजाब में फेप्रो इज द पायनियर टू इंट्रोड्यूस टर्मेरिक प्रोसेसिंग प्लांट, टर्मेरिक एंड टर्मेरिक प्रोसेसिंग प्लांट एंड जगरी प्लांट्स। इस समय जगरी के मोर देन 800 प्लांट, सवाल यूनिट्स पंजाब में लग गए और उनका जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो फेप्रो ही है। वैसे ही टर्मेरिक के वैसे। ये तो थोड़ा मार्केट के बहुत सारे प्रोसेस के बारे था। अगर आपके पास प्लान एरिया है जिसको लेबल्ड एरिया कहते हैं, उसके लिए फेप्रो के पास is one system which is still not existing in India. That is keeping in view the hardship hurdles of the farmer's life. के ऐसे हो गया अल्टीमेटली नॉन प्रॉफिटेबिलिटी करके ये सुसाइड कर गया, नथिंग ऑफ सॉर्ट। हमारा जो प्रोडक्शन का प्रोग्राम है, क्रॉप प्रोडक्शन का, उसका प्रिंसिपल है यूज ऑफ साइंस with the maximum maximum cooperation of mother nature. What do you mean by mother nature? Use of 5 elements. वहां से भूमि, घास से गगन, वहां से बाजू, आ से अगली, ना से नहीं। तो जवानी बात करने से कोई ज्यादा कई बार समझ में नहीं आता। आई hereby request all of the participants के YouTube पर हमारी 4 YouTube पर पड़ी हुई है फेप्रो वीडियोस, 4 फेप्रो वीडियो YouTube पर है, इसको जरूर विजिट करना चाहिए। और इसके 4 सर उसका डिस्क्रिप्शन देते हैं चैट बॉक्स में, तो इतना नहीं मेरे से होगा, मैं तो बोल ही सकता हूँ। वो आपसे शेयर कर देंगे सर हम। हाँ, 4 है वीडियोस, फेप्रो वीडियोस हम का नाम, और 6 है सोच किसान की। 4 एक हो गए, 6 एक हो गए। ये 6 वीडियो देखकर फिर भी अगर कोई इशू रह जाए, वी आर हियर टू गिव ईच एंड एवरी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। हमारे लिए हम वहां नहीं आते जहां पर कोई वीजा लगता है। अगर जरूरत पड़ी तो हम उत्तरांचल भी आ जाएंगे। तो मेरी लास्ट रिक्वेस्ट है, अगर आपने माउंटेन एरिया की प्रोड्यूस के लिए डेवलप करना है एंटरप्रेन्योरशिप, नन इज बेटर देन डॉक्टर ज्योति। और मैं तो इसको अब डॉक्टर ज्योति को तो मैं डॉक्टर ज्वाला कहता हूँ, इस वजह से इन्होंने काम किया है। और कुछ क्वेश्चन है तो बाकी हमने ब्रोचर में सभी कुछ दिया ही हुआ है। तो हाँ, now we can take questions. सबसे yes, we can move on to the questions. Before that, I would like to summarize everything, the key points which we have taken from here. तो ज्योति स्वरूप जी ने जैसे हमें बताया कि बहुत सारे लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हम कोऑपरेटिव बनाने की बात करते हैं, तो कोऑपरेटिव बनाने में जो इंग्रेडिएंट क्या है, तो इंग्रेडिएंट यही है कि आप अपने फार्मर को सब कुछ बनाने की कोशिश मत कीजिए, जितने प्लेयर्स हैं उस वैल्यू चेन में इंक्लूड करके एक होलिस्टिक वैल्यू चेन बनाने की कोशिश कीजिएगा।
उससे आपकी कोऑपरेटिव को सक्सेसफुल होने में व्याधि। दूसरा ये है, आपकी सोसाइटी के जो ओपिनियन लीडर है, आपकी सोसाइटी में को किसी भी तरह के, चाहे वो बाबा है, चाहे वो कोई भी प्रोमिनेंट हस्ती जिसकी लोग बात मानते हैं, उनको भी अपने इस मॉडल में लेने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वो लोग बहुत हैंडी होंगे आपके लिए कि वो लोग आप बाकी लोगों को आपके साथ जोड़ सकें। तो ये जो 2 चीजें थी, दे आर आर टेकअवेज। अब हम क्वेश्चन एंड आंसर राउंड की तरफ जा सकते हैं आदित्य? जी बिल्कुल। वन बाय वन आप सबके माइक्रोफोन्स को मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दे रखा है, तो अगर आप वैसे चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो आप चैट बॉक्स में भी टाइप कर सकते हैं। दोनों ऑप्शंस चलेंगे एंड आई कैन मॉडरेट दैट। एक प्रश्न सुधीर पंत जी ने पूछा है कि क्या कोई फार्मर्स आपकी फैसिलिटीज में आ सकते हैं, जो आपके फार्मर्स से मिल सकते हैं, फैप्रो और दोनों उन्नति के लिए है ये? बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली आ सकते हैं। फार्मर्स के लिए हमारे प्लेटफॉर्म्स हमेशा ओपन रहते हैं, दोनों ऑर्गेनाइजेशन के। सर आपके यहाँ ट्रेनिंग्स भी होती हैं क्या फार्मर्स के लिए, विच अदर फार्मर्स दूसरे स्टेट के लोग आके कर सकते हैं? और ट्रेनिंग तो ऐसा है कि ट्रेनिंग्स में हम लोग नहीं करते हैं, डायरेक्ट ट्रेनिंग्स नहीं करते हैं। ट्रेनिंग पार्ट आप पीएयू जो मतलब नेचुरली ट्रेनिंग देता है, तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे आप ट्रेनिंग्स ले सकते हो। पीएयू है, पमेती पीएयू के अंदर है जी। तो उससे उन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म्स के अंदर हमारे यहाँ पे विजिट, एक्सपोजर और हमारे साथ सभी लोगों के साथ इंटरेक्शन जो है जनरली इंक्लूडेड रहता है। समझ गया। उपासना जी, यू हैड अ क्वेश्चन, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। उपासना जी प्लीज गो अहेड। जी नमस्कार, मैं उपासना सुंदरियाल दिल्ली से बोल रही हूँ। एंड मैं पिछले 3 साल से अपने गांव के लोगों को थोड़ा बहुत कन्विंस करने की कोशिश कर रही हूँ टू स्टार्ट अ कोऑपरेटिव सोसाइटी टाइप की चीज, जो मुझे अनाड़ी बचकाना बोल के थोड़ा सा अवॉइड किया जाता है। तो मैंने फिलहाल अपना ही एक शौक शुरू किया है, जीएसटी रजिस्टर भी करा लिया है। मैं मोज़ेक का थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ, दिखाने के लिए कि यस हम कुछ भी कर सकते हैं। बट मुझे एग्री एंड इको टूरिज्म बिजनेस में आगे उत्तराखंड में काम करना है, हाउसिंग सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हुए, सॉरी। तो मुझे प्लीज कुछ लीड्स दीजिए, मार्केट बताइए जहां मैं अपना प्रोड्यूस इनिशियली बेच के उन लोगों को दिखा सकूं। देखिए अगर मेरे से अगर पूछें तो शॉप अभी आप कर रहे हैं तो मार्केट प्लेटफॉर्म पे एक लेवल पे तो आप जुड़े हुए हैं। दूसरा देखिए ज़्यादातर क्या है कि जो जितने भी गांव वाले लोग हैं, तो हम मैं भी गांव में रहता हूं, तो हम लोगों को ना सलाह देने वाले बहुत आते हैं। कभी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, कभी हॉर्टिकल्चर, कभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, कभी कोई एनजीओ चले हुए हैं, तो बहुत लोग को सलाह देने आते हैं। तो ऐसा कोई नहीं आता जो हमारे साथ मिलके हमारा हाथ पकड़ के वो काम करना सिखाता है, हमारे साथ काम करता है, फिर जो है चीज़ें पैदा करता है और हमारा हिस्सा होता है। हर चीज़, हर स्टेप पे हमारा हिस्सा होता है। तो जब भी नीचे किसी ने साथ देना है तो तभी देना है जब आप एक एक स्टेप का हिस्सा बनेंगे। और हमें कोई इकोनॉमिक बेनिफिट की जरूरत ना हो, लेकिन उसकी इकोनॉमिक बेनिफिट का आपको ध्यान रखना पड़ेगा ना। तो हम उसको ये नहीं बोल सकते कि आप ये काम कर लो, अगर ये काम ऐसे हो गया तो फिर तुम्हें इतना इतना पैसा मिल जाएगा, नहीं। तो हमें सबसे पहले जिसको हमें अपने साथ जोड़ना है उसके इकोनॉमिक बेनिफिट को इंश्योर करना है। अगर उस एक्टिविटी से उसको इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं भी मिल रहा, बट फिर भी हमें चाहे अपनी जेब से उसे क्यों ना डिलीवर करना पड़े, हमें उसे डिलीवर करना पड़ेगा। अदरवाइज कोई भी हमारे साथ नहीं जुड़ेगा, हमें ये संज्ञा ही मिलेगी बचकाना और ये ऐसी बातें, ये प्रैक्टिकल नहीं होती, ये किताबी बातें हैं। तो उसमें आप पार्सल बनना पड़ेगा। उपासना, आप उत्तराखंड को बिलोंग करती हैं? सर बॉर्न एंड बॉट अप इन दिल्ली, लेकिन हूँ उत्तराखंडी दिल से। अच्छा, ऐसा मेरा नंबर नोट करके बाद में बात करना,
मैं आपको कुछ कॉन्टैक्ट दूंगा दिल्ली के, थैंक यू। तो मैं भेज दूंगा। हाँ मैं हाँ भेज हाँ दूंगा। हाँ 88,720। मेरे पास है, मैं भेज दूंगा सर। हाँ आपके जो इशू है ना वो हल हो जाएगा, इंक्लूडिंग मार्केटिंग। थैंक यू। एक और प्रश्न था, आपने हैंड रेस करा, मेरे को आपका नाम दिख नहीं रहा है। SA है, प्लीज अपना अनम्यूट करके बोलिए। नमस्कार सर, मेरा नाम भास्कर है जी। मैं उत्तराखंड से ही बोल रहा हूँ। बड़ा अच्छा लगा आप सबसे मिलके आज मुझे, और यू हैड सम रियली नाइस थॉट्स विच आर काइंड ऑफ थॉट्स स्टिमुलेटिंग। मैं ये पूछ रहा था कि जो अभी आप कोऑपरेटिव की बात कर रहे हैं, पहाड़ों में कई प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो सीजनल है, और जैसे कि मैं बहुत दूर से हूँ, मैं एक्चुअली माणा बॉर्डर पे हूँ अभी, तो यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम सीजन की भी होती है, जैसे जुलाई अगस्त सितंबर इज रेनी, जनवरी फरवरी इज स्नोई, तो कुछ ही सीजन बचते हैं जिसमें कुछ हो पाता है, जैसे संतरा, गोभी, आलू। तो सीजनल फ्लक्चुएशन को कैसे मैनेज करते हैं आप लोग प्रोड्यूस का? कभी होता है, कभी नहीं होता है। वेरी गुड क्वेश्चन। तो डॉक्टर वशिष्ठ आप देंगे जो इसका जवाब मैं दूंगी? आप दोनों में से कौन देना चाहेगा? चलिए मैं बताता हूँ। देखिए जी, ये वाली प्रॉब्लम्स ना जब एग्रो प्रोसेसिंग में हम लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो एग्रो प्रोसेसिंग में मेजॉरिटी ऑफ जो क्रॉप है वो सीजनल ही होती हैं, तो हमें सीजन में ही प्रोसेस करना पड़ता है। तो जो जो चीज़ें भी हमने करनी है उनकी ना पूरी वैल्यू चेन को हमें स्टडी करना पड़ता है कि ये कैसे चलेंगी, कितने दिनों का काम भी हमें क्रिएट करके देंगी, बाकी दिन जो हमारे फ्री रहेंगे उसमें हम लोग क्या करेंगे। चाहे वो यहाँ पे कोई फ्रूट है, वेजिटेबल है, चाहे जैगरी है। मैं उसमें ने आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा सीबकथॉर्न की। हम लोग ना लद्दाख एरिया से सीबकथॉर्न प्रोक्योर करते हैं, तो सीबकथॉर्न को प्रोसेस करने का ना बड़ी शॉर्ट विंडो होती है ना, लेकिन वहाँ पे इसे ना होम स्केल इंडस्ट्री बन गई है। वहाँ पे लद्दाख एरिया में जाएंगे, जहाँ लाहौल में जाओगे आप, तो लोग ना घर घर पे जाके वो हार्वेस्ट करके लाके, और सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग यूनिट लग गए हैं उसके। तो लद्दाख एरिया से मुझे लगता है 700-800 टन के आसपास सीबकथॉर्न जो है वो प्रोक्योर होता है, डिफरेंट कंपनीज करती हैं। जब वो वहाँ पे हो रहा होता है तो जिनको चाहिए वो भी पहुँच जाते हैं, जिन्होंने प्रोसेस करना है, तो वो शॉर्ट विंडो में वो सारा कुछ मैनेज हो जाता है। उसके बाद एरिया बंद हो जाता है, बट उस प्रोड्यूस के साथ उतना काम कर लिया जाता है, उतना उसके साथ काम कर लिया जाता है कि ताकि बाकी जो पूरा सीजन है वो हम लोग सर्वाइव कर सकें। लेकिन अभी हम मतलब कुछ ऑर्गेनाइजेशन में हमारे साथ भी मिली है वो ऑर्गेनाइजेशन, तो वहाँ पे क्या किया है कि वहाँ पे अब जो पीरियड रहता है, जो वर्केबल पीरियड है, वहाँ के लिए अलग अलग तरह की क्रॉप्स लगाई जा रही हैं। तो ये आपको ना जो एग्जिस्टिंग है सबसे पहले उसकी सप्लाई चेन को यूटिलाइज करना है, फिर जो पीरियड फ्री है उसमें क्या हो सकता है वो चीज़ जो है उसको आप वहाँ पे दोबारा इंट्रोड्यूस कर सकते हो कि ये चीज़ जो है हम लोग यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं। और सबसे पहले लेकिन काम उस चीज़ पे करें जो वहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, जिसमें कोई खेती करवाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद फिर जो है आप ऐसी चीज़ें इंट्रोड्यूस करते जाएं जिन चीज़ों को वहाँ पे कल्टीवेट किया जा सकता है। जैसे वहाँ पे अभी एप्रिकॉट लग रहा है, एप्पल लग रहा है, फिर उसके बाद जो है वहाँ पे सैफरन की खेती जो है इंट्रोड्यूस हो रही है कोऑपरेटिव सेक्टर्स के अंदर। तो इस तरह से आपको वो सप्लाई चेन्स, वैल्यू चेन समझ के आपको उन सीजन को मैच करना पड़ेगा। जस्ट लास्ट क्वेश्चन, डॉक्टर जुयार बोलना चाहते हैं, इसके बाद हम एक छोटा सेशन रखा है विद मिस्टर कांडपाल फ्रॉम MSME। डॉक्टर जुयार प्लीज अनम्यूट कीजिए। सर एक सवाल और था, सॉरी मैं म्यूट पे था, मैं बोल नहीं पाया। थैंक यू वेरी मच आदित्य, एंड आई थिंक ज्योति जी यू रिमेम्बर मी। नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर।
I was in PAU and then Gadwasu, and we have had the taste of the products of Jyoti ji. Aamla, barfi and all हम लोगों ने काफी खाई है. And I have gone to Hoshiarpur also. And you are very correct in saying that the environment of that area is very much similar to the Uttarakhand, particularly in Tarai and in this area of Dehradun. I am in Dehradun now. मैं ये देख रहा था कि यहाँ पे चैमोमिल की खेती का काफी ज्यादा प्रचार हो रहा है. एंड दैट्स ए वेरी गुड काइंड ऑफ टी. और मेरे पास में मैं एक संस्था से जुड़ा हुआ हूँ जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन भी करते हैं और उसके लिए एक अच्छी सोच भी रखते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पे मोरिंगा भी चला रहे हैं, मोरिंगा की खेती भी कर रहे हैं. साथ में स्टूडेंट्स के लिए एंटरप्रेन्योरशिप का, ट्रेनिंग का ये भी प्रोग्राम है. जैसा आपने कहा कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज हैं वो अपना ट्रेनिंग करती हैं, पर मैं ये देख रहा हूँ कि इसके लिए जो एक पर्टिकुलर मॉडल होना चाहिए जो लोगों को मोटिवेट करे. पर्टिकुलरली गवर्नमेंट सेक्टर में आपने ठीक कहा, लोग आते हैं चले जाते हैं, लेक्चर दिए, उसके बाद में कोई उनको सपोर्ट करने वाला नहीं मिलता. खासतौर से उत्तराखंड में स्किल्ड लोगों की बड़ी कमी है. हमारे यहाँ अगर मैं बात करूं डेयरी की, और मैं क्योंकि वेटनरी से जुड़ा हुआ हूँ, एग्रीकल्चर से जुड़ा हूँ, तो स्किल्ड लोग बड़े कम है ही नहीं. आप ढूंढने के लिए आपको ढूंढने के नहीं मिलेंगे क्योंकि ट्रेंड हमने किया ही नहीं है. सेंटर्स ऐसे पॉलिटेक्निक्स खोले ही नहीं है यहाँ पे, और इन सब की बड़ी कमी है. और ये एक बड़ा तगड़ा विजन होना चाहिए इम्प्लीमेंट करने के लिए. तो उसमें आप कैसे हम लोग जुड़ सकते हैं, इसके बारे में आपसे हम बाद में तो बात करेंगे ही. अभी अगर कोई पॉइंट्स हो आपके तो आप यू कैन गिव टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स. थैंक यू. तो ज्योति जी, मे बी दिस कुड बी एन अपॉर्चुनिटी. अगर ब्रीफ में, बिकॉज एक और सेशन है इसके बाद, आप बता दें कि आपके प्लान्स क्या हैं उत्तराखंड में, बिकॉज और लोग भी पूछ रहे हैं कि कैसे जुड़ सकते हैं. थैंक यू डॉक्टर जयाल. पहले तो मेरा दोबारा नमस्कार आपको कि काफी दिनों बाद आपसे ऐसे ऑन स्क्रीन मुलाकात हो रही है. जो आपकी बात है तो इसको लेके हमने एक उन्नति वर्जन 2 से कह सकते हो कि प्रोग्राम शुरू किया है कि जिसमें हम लोग अब उन्नति मॉडल को रेप्लिकेट करना चाह रहे हैं पैन इंडिया, एंड दैट टू इन ए कोऑपरेटिव मैनर. तो उसमें हम लोग एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो बनाने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग जो फर्स्ट फेज में 7 स्टेट्स के साथ काम करेंगे. लद्दाख है, JNK है, हिमाचल है, पंजाब है, उत्तराखंड है, उसके अलावा हमारे पास साथ यूपी रहेगा और राजस्थान रहेगा. तो ये 7 स्टेट्स के अंदर उन्नति काम करेगी. एंड द नेम ऑफ द सोसाइटी विल बी उन्नति मल्टीपर्पज मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड. तो अभी ये जस्ट आइडिया स्टेज से आगे थोड़ा सा आगे गई है. तो इसमें हम लोग हर स्टेट के अंदर जो है मेंबरशिप लेंगे. तो हर स्टेट के जो लोग हैं, जो प्रोड्यूसर हैं, वो इसके साथ जुड़ सकते हैं. एक उसके अंदर एक विजनरी ग्रुप है. तो विजनरी ग्रुप के अंदर हम लोग थिंक टैंक को जोड़ना चाह रहे हैं. ऐसे बहुत सारे डॉक्टर जवाल आप जैसे लोग, जो लोग कुछ करना चाहते हैं अपने लोगों के लिए, जिनके पास बहुत सारी विजडम है, तो उसे विजनरी ग्रुप और विजडम ग्रुप भी हम लोग बोल रहे हैं, जो कुछ करना चाहते हैं समाज के लिए और उनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए. तो ये सोसाइटी जो है उनकी मल्टीपर्पज जो सोसाइटी है, तो उसमें हमें अभी इस उत्तराखंड को रिप्रेजेंट करने के लिए अभी हमने आदित्य जी को चुना है. तो डॉक्टर अनुपम के रेफरेंस से इनसे बात हुई थी तो इनको चुना है. तो इसमें हमारा ये है कि स्टेट स्पेसिफिक जो भी हमारी प्रोड्यूस रहती हैं उनको हम लोग एग्रीगेशन, प्राइमरी प्रोसेसिंग, सेकेंडरी प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग अंडर ए कॉमन ब्रांड. उन्नति ने अभी रिसेंटली एक एक्सपेरिमेंट किया था वो जो बहुत सक्सेसफुल चल रहा है. हमने पंजाब में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ मिलके, पंजाब एग्रो इंडस्ट्रीज के साथ मिलके एक कॉमन ब्रांड लॉन्च किया है आसना. तो आसना जो है उसके अंदर जितने भी माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं, SHG हैं,
कोऑपरेटिव्स हैं, तो उनको जो ट्रेडिशनल फूड्स बनाते हैं, चाहे गुड़ है, शक्कर है, अचार हैं, मुरब्बे हैं, पापड़ है, वड़ियाँ, तो उनको हम लोग एक कॉमन ब्रांड के अंदर सेल कर रहे हैं। तो उसमें हमें मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग से मार्केटिंग ब्रांडिंग के लिए उसे ग्रांट इन एड भी मिली है पंजाब एग्रो को अराउंड 2 करोड़ रुपीज जस्ट टू प्रमोट ए कॉमन ब्रांड। तो अब उस चीज को, वो एक्सपीरियंस लेके अब हम लोग इन सभी स्टेट्स में रेप्लिकेट कर रहे हैं। फर्स्ट फेज में 7 स्टेट्स हैं, देन वी विल एक्सपेंड इट टू पैन इंडिया। और हम चाहते हैं कि जैसे अमूल एक मूवमेंट थी, तो इसी तरह से एग्रो प्रोसेसिंग की एक मूवमेंट शुरू की जाए, जिसके अंदर फार्मर्स को हर चीज के अंदर शेयर होल्डर बनाया जाए। कि अगर मेरे पास राजस्थान में मस्टर्ड का फार्मर है, लद्दाख में सीबकथॉर्न का फार्मर है, एप्रिकॉट का फार्मर है, एप्पल का फार्मर J&K में है, हिमाचल में है, उत्तराखंड में है, तो वेजिटेबल्स है, जहाँ कोई भी आंवला है, कोई भी प्रोड्यूस है, तो उसको कैसे पार्टिसिपेशन मॉडल से हम लोग वो पूरी जो सप्लाई चेन है उसे इंटीग्रेट कर सकें, और जो आप जैसे लोगों की विजडम है उसमें, उस सप्लाई चेन के अंदर वो विजडम जो है वो ट्रांसफर कर सकें, सो दैट कि इंडिया का जो एक्सपीरियंस और स्किल जो है वो एक होलिस्टिक वे से डेवलप किया जा सके। तो ये एक नई मूवमेंट हम लोग अभी शुरू की है, काफ़ी अच्छे लोग इसके अंदर जुड़ रहे हैं। तो आप लोगों को भी ओपन इनविटेशन है। आदित्य जी से सारी बातें आदित्य जी से होंगी। अभी हर वीक हम लोग एक मीटिंग करते हैं। बहुत सुंदर आपने किया, बहुत सुंदर बताया, और आई थिंक ये अच्छा प्रयास है। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। थैंक यू सो मच, एंड आई विल बी हैप्पी जो भी इस कॉल पे डॉक्टर चमन लाल वशिष्ठ जी या ज्योति स्वरूप जी से कनेक्ट करना चाहे डायरेक्टली, I'll be happy to share the contacts. Upasna ji, someone else also wanted to connect with you. I'll be happy to make all the connections. हमारा गोल यही है कि लोग एक दूसरे से मिल पाएं, जो and एक दूसरे के साथ चलेंगे तभी कुछ होगा। Just we are a bit over time, but we have one very exciting opportunity. Mr. Kanpal from the MSME department उत्तराखंड से हैं। कानपाल जी, अपना अनम्यूट करेंगे और वीडियो ऑन करेंगे अपना। वो जिनको नया बिजनेस शुरू करना है, वो एक स्कीम के बारे में बात करना चाहते हैं, PMEGP प्रोग्राम। कानपाल जी। यस, हाँ, नमस्कार सब लोगों को मेरा नमस्कार। MSME डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट हल्द्वानी की तरफ से सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव आपने किया सर, कि अच्छी यहाँ पे चर्चा हुई, और ये शायद ये हम इसको आगे बढ़ाएंगे और आगे ये लोग चलेगा। चलिए, हमारा ये MSME डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट मिनिस्ट्री ऑफ MSME गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उत्तराखंड स्टेट का ऑफिस है। हम लोग यहाँ पे हल्द्वानी पे हैं यहाँ पे, और हम लोग एक्चुअली जो MSMEs हैं उनके लिए टेक्निकल कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं, और उसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम भी हम लोग कराते हैं। और अपना जो एंटरप्राइज, उसका एंटरप्राइज स्टार्ट करने से लेकर उसका क्वालिटी अपग्रेडेशन, मार्केटिंग, सब स्कीमें हमारे पास अवेलेबल हैं। जैसे अभी हमारे पास इसमें चर्चा हो रही थी कि मतलब स्किल मैन पावर हमारे उत्तराखंड में नहीं है, तो स्किल मैन पावर की एबिलिटी के लिए भी हमने यहाँ पर यहाँ पर 2 टेक्नोलॉजी सेंटर हैं। एक तो इलेक्ट्रॉनिक के फील्ड में हमारा ESTC रामनगर कानिया में है, और एक नया टेक्नोलॉजी सेंटर हमारा उधम सिंह नगर में सितारगंज में तैयार हो चुका है, जहाँ पर हमारे उत्तराखंड के युवा जो है अपना स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं, ताकि हमारे स्टेट को जो है स्किल्ड मैन पावर मिल सके। सर, हम लोगों की एक्टिविटीज और भी रहती है। मार्केटिंग के लिए हम लोग वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम करते हैं, जिसमें नेशनल लेवल के वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम होते हैं, जिसमें हम लोग
लार्ज इंटरप्राइजेस को बुलाते हैं और माइक्रो इंटरप्राइजेस को बुलाते हैं। दोनों को इंटरफेस एक प्लेटफॉर्म में दोनों आपस में मिलते हैं, ताकि जो लार्ज इंटरप्राइज है उनकी रिक्वायरमेंट और जो स्मॉल इंटरप्राइज है उनकी कैपेबिलिटीज के बारे में एक दूसरे को जान सके। एमएसएमईज क्या है सर? एमएसएमईज का जो क्लासिफिकेशन किया गया है, ये हमारा इसमें 2 क्राइटेरिया लिए गए हैं। एक तो है आपका प्लांट और मशीनरी में कितना इन्वेस्टमेंट है आपका, और सेकंड दूसरा जो है आपका टर्नओवर कितना है। माइक्रो इंटरप्राइजेस सर उनको बोलते हैं हम जिनका कि प्लांट और मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपए तक है और जिनका एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है। स्मॉल उनको बोलेंगे जिनका 10 करोड़ तक का हमारा प्लांट और मशीनरी में इन्वेस्टमेंट है और 50 करोड़ रुपए तक का टर्नओवर है। इसी प्रकार से जो मीडियम इंटरप्राइजेज है, 50 करोड़ तक का प्लांट और मशीनरी में टर्नओवर और 250 करोड़ तक का टर्नओवर उनको हम मीडियम इंटरप्राइजेज बोलते हैं। तो हमारा इंस्टीट्यूट जो है हमारे स्टेट में जो एमएसएमईज हैं उनके बारे में उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे अपना इंटरप्राइज स्टार्ट किया जाए, इस बारे में पूरा गाइडेंस प्रोवाइड करता है। और कई प्रोग्राम हम इसमें करते हैं। जैसे आदित्य सर ने बोला था कि पीएमजी स्कीम के बारे में बोलने के लिए, तो मेरे कॉलीग यहाँ पे अमित जी हैं। आप अमित जी आप अनम्यूट हो जाएंगे। यस सर, आई एम हियर। तो इससे पहले अमित जी शुरू करते हैं। तो एमएसएमई की ना बहुत सारी स्कीम्स हैं, और आज हमने कहा कि पहले केवल एक स्कीम के ऊपर फोकस करेंगे, जिससे कि अगर अपना नया बिजनेस शुरू करना चाहता है जो अभी तक उद्यम रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, तो उसके पर्सपेक्टिव से जो प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, ये काफी समय से स्कीम है, पर इसमें काफी सिंप्लीफिकेशन भी हुआ है। तो अमित जी अगर इस स्कीम की आप हाईलाइट बता देंगे, और फिर हम इसका जो ऑनलाइन फॉर्म है उसको खोल के उसकी बात कर लेंगे। ठीक है अमित जी? ओके सर। हाँ जी। मेरी आवाज आ पा रही है सभी को? हाँ आ रही है जी। सभी को मेरा नमस्कार। भारत सरकार के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन विकास कार्यालय हल्द्वानी की ओर से मैं अमित मोहन और कानपाल सर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं। बेसिकली जैसे कि सर ने बताया कि बहुत सारी स्कीम्स हैं जो हमारे मंत्रालय द्वारा, हमारे विभाग द्वारा, हमारे कार्यालय द्वारा संचालित होती हैं मंत्रालय की, जिसके अंदर फाइनेंशियल असिस्टेंस की स्कीम है, मार्केटिंग असिस्टेंस की स्कीम है, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की है, कैपेसिटी बिल्डिंग की है, नेशनल अवार्ड की स्कीम है। अभी मुझे बोला गया है पीएमईजीपी के बारे में। बेसिकली फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराने के लिए मंत्रालय के द्वारा फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम ये बहुत टाइम से चालू है, जिसके अंदर पीएमईजीपी एक स्कीम है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, इसको हिंदी में बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। बेसिकली अगर हम एमएसएमई की बात करते हैं तो एमएसएमई का मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर। सर ने एमएसएमई की डेफिनेशंस आपको बता दी हैं। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो पीएमईजीपी स्कीम के अंदर 25 लाख तक की लोन का प्रोविजन है, और साथ ही अगर हम सर्विस सेक्टर इंडस्ट्री के लिए जाते हैं तो इसमें 10 लाख तक की लोन का प्रावधान है। मैन्युफैक्चरिंग में कोई भी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी आ सकती है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे पीएमईजीपी के एप्लीकेशन फॉर्म इसमें है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये बहुत ही सिंप्लीफाइड ऑनलाइन ये है प्रोसेस है, जिसको kviconline.gov.in जो इसकी वेबसाइट है उसके माध्यम से हम अपने एप्लीकेशन को भर सकते हैं। इसके अंदर आपको सिर्फ आपका आधार कार्ड होना चाहिए, आपका बैंक में खाता होना चाहिए, पैन होना चाहिए। बेसिकली पीएमईजीपी स्कीम एक नए काम को शुरू करने के लिए स्कीम है। कोई भी अगर हम काम पहले से कर रहे हैं तो उसके लिए ये स्कीम लागू नहीं है। इस स्कीम के बारे में देखते हैं।
सर्वप्रथम पॉइंट नंबर 1 पे देखते हैं आधार कार्ड, आपका अपना आधार नंबर इसमें डालेंगे। देन नंबर 2 नेम ऑफ द एप्लीकेंट, नेम एज पर आधार उसमें आ जाएगा। इसको हम वैलिडेट करेंगे, ओटीपी से वैलिडेट हो जाता है। उसके बाद इसमें स्पॉन्सरिंग एजेंसी का पार्ट है। स्पॉन्सरिंग एजेंसी में इसमें मंत्रालय की तरफ से 4 एजेंसी इसमें बनाई गई हैं। KVIC खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन, खादी बोर्ड, KVIB, DIC और कॉयर बोर्ड। बेसिकली अगर मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस की बात करते हैं तो DIC हमारी एजेंसी होती है, और अगर हम जो हमारी विलेज इंडस्ट्री से रिलेटेड अगर हम कुछ ऑप्ट करते हैं तो KVIC इसमें हमारी एजेंसी हो जाती है। सो इफ वी गो फॉर DIC मैन्युफैक्चरिंग के लिए केस में अगर हम बात करते हैं तो DIC करते हैं तो देन स्टेट हमारी उत्तराखंड होती है। डिस्ट्रिक्ट हमारी जो भी डिस्ट्रिक्ट में हम हैं, जहां हम अपना काम शुरू करना चाहते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट हम सिलेक्ट कर लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद जो हमारा DIC का ऑफिस है उसकी डिटेल्स उसमें आ जाती हैं, उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स होती हैं। देन लीगल टाइप इसमें लिखा हुआ है, इट इज इंडिविजुअल ओनली, क्योंकि हम अपना काम खुद ही शुरू कर रहे हैं। देन जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ये हमारी जो फॉर्मल डिटेल्स होती है। सोशल कैटेगरी में जनरल, OBC, SC ST माइनॉरिटी, ये सब आते हैं। बेसिकली अगर PMEGP की बात करते हैं तो PMEGP के अंदर बेस्ट पार्ट इज सब्सिडी। यहाँ 15% से 35% तक सब्सिडी है, और ये 2 पार्ट में डिवाइड है, रूरल एंड अर्बन। इफ वी टॉक अबाउट जनरल मेल, देन सब्सिडी जो हमारी है वो हमारी 15 से 25 है, 15 इन अर्बन एंड 25 इन रूरल। और अगर हम SC ST एंड वीमेन कैटेगरी के लिए जाते हैं तो उस केस में हमारी 25% और 35% तक, 25% इन अर्बन और 35% इन रूरल एरिया, ये सब्सिडी का इसमें प्रावधान है। बट ये हमारा 3 साल की यूनिट जो हमारी वर्किंग में आ जाती है, उसके 3 साल के बाद ये हमारे खाते में एडजस्ट होती है। क्वालिफिकेशन, इसमें कुछ भी क्वालिफिकेशन हो सकती है। मिनिमम इज 8th पास होना चाहिए। जो स्पेशल कैटेगरी है उसमें भी हिल रीजन सेलेक्ट करना पड़ता है ना? सॉरी, जो स्पेशल कैटेगरी है जी सर, इसमें हिल बॉर्डर रीजन सेलेक्ट करना होता है सर। इसके अंदर आता है ये चीज, रूरल एंड अर्बन, इट कम्स इन दिस। अच्छा, ठीक है जी, अभी आएगा, आगे मैं बताऊंगा सर, उसके बारे में बात करूंगा। जो स्पेशल कैटेगरी वाला है सर, स्पेशल कैटेगरी जो बात कर रहे हैं, इसके अंदर या तो NA हो जाता है, या फिर जैसे कि एक्स सर्विसमैन आप हैं, PH हैं, या फिर हिल बॉर्डर रीजन पे रहते हैं, या NER नॉर्थ ईस्टर्न रीजन वाले हैं, इसमें केसेस जो होते हैं। स्पेशल कैटेगरी के अंदर हमारी जो हमारी यही जो मैंने आपको बताया। देन साथ में हमारा एड्रेस इसमें आ जाता है, प्लांट लोकेशन, कहाँ हम अपना काम शुरू करना चाह रहे हैं वो। देन एट पॉइंट नंबर 15, टाइप ऑफ एक्टिविटी, किस तरह की एक्टिविटी हम करना चाह रहे हैं, इज इट मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस। इंडस्ट्री की एक्टिविटी हमारी होगी। और EDP ट्रेनिंग की इसके अंदर बात हो रही है। EDP ट्रेनिंग या तो कोई 2 हफ्ते की ट्रेनिंग, ये जैसे कि सर अभी दिखा रहे हैं कि इसमें कोई भी आप एक्टिविटी इसमें हम चूज कर सकते हैं जिसमें हम अपना काम शुरू करना चाह रहे हैं। तो बेसिकली इसमें EDP ट्रेनिंग का जो पार्ट है एट पॉइंट नंबर 17, तो अगर हमने कोई ट्रेनिंग की है 2 हफ्ते की या फिर 6 हफ्ते की, जो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि DIC ट्रेनिंग कराते हैं, KVIC ट्रेनिंग कराते हैं, खादी बोर्ड ट्रेनिंग कराते हैं। हमारे डिपार्टमेंट के द्वारा भी एक जो हमारी एक्टिविटीज हैं उसके अंदर स्किल डेवलपमेंट इज पार्ट ऑफ आवर बेसिकली वर्क। तो उसके अंदर भी हम 2 हफ्ते की और 6 हफ्ते की ट्रेनिंग भी हम इम्पार्ट करते हैं, तो उसके अंदर ही डिटेल्स आ जाती हैं। बट अगर इन केस आपने कोई ट्रेनिंग अगर नहीं की हुई है तो आफ्टर योर लोन हैज बीन सैंक्शन, तो आपको ट्रेनिंग KVIC के माध्यम से या फिर DIC से अगर आप जाते हैं तो DIC के माध्यम से आपको ट्रेनिंग कराई जाती है। मैंडेटरी ट्रेनिंग होती है और ये विभाग की जिम्मेदारी होती है, इट शुड बी डन।
देन प्रोजेक्ट कॉस्ट के लिए मैंने बताया मैन्युफैक्चरिंग के केस में 25 लाख तक और सर्विस के केस में 10 लाख तक। तो जो बेसिकली हमारी जो लाइक प्लांट एंड मशीनरी और साथ में सारा कुछ वर्कआउट करने के बाद हम एक कैलकुलेट करते हैं कि प्रोजेक्ट कॉस्ट हमारी क्या रहेगी, तो वो हम यहाँ पे ले आते हैं। उसके अंदर हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना रहेगा, वर्किंग कैपिटल क्या रहेगी, वो टोटल इसके अंदर आ जाता है। और बेसिकली ये अपना सोचने के बाद लाइक हमको 2 बैंक की डिटेल्स इसमें देनी होती हैं, क्योंकि हमारी जो एप्लीकेशन है डायरेक्टली वो सर्वप्रथम जो भी हम एजेंसी हम इसमें डालते हैं, जैसे कि DIC डालते हैं, तो DIC के पास जाती है। ये DIC का काम होता है कि 1 हफ्ते के अंदर जो भी हमारी एप्लीकेशन गई है उसको स्क्रूटनाइज करके आपसे बात करेंगे। उसमें कुछ कमी रहती है तो वो आपको रेक्टिफाई कराने के बाद उसको सीधे जो भी बैंक आप डालते हैं इसमें, जैसे कि सर ने भी कैनरा बैंक डाला है, तो वो सीधे एप्लीकेशन कंसर्न बैंक को ये आपकी ट्रांसफर हो जाती है। इसमें 2 हमें डिटेल्स देनी होती हैं। और उसके बाद इसमें एक हमारा पॉपुलेशन सर्टिफिकेट ये जरूरी होता है। पॉपुलेशन सर्टिफिकेट जैसे हम गांव में रहते हैं तो ग्राम प्रधान या फिर पार्षद होते हैं, वो कोई भी बना के दे सकते हैं उसमें। तो ये हमें आगे जाके जैसे हम सेव एप्लीकेशन करके आगे बढ़ते हैं तो उसके अंदर में ये अपलोड करनी होती है। बेसिकली यही एक बहुत ही सिंप्लीफाइड ये एप्लीकेशन फॉर्म है जिसको हम करने के बाद वी कैन अवेल द फैसिलिटी ऑफ दिस PMEGP। और ये बहुत जल्दी ही लोन सैंक्शन हो जाता है, क्योंकि इसमें हर बैंक के पास अपने टारगेट्स होते हैं और ये आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। PMEGP बात हुई है, साथ में एक हमारी CGTMSE क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस। ये बड़े काम के लिए है। अगर 2 करोड़ तक के लिए जाना है, हमें 2 करोड़ तक के लोन का प्रावधान है। PMEGP के अंदर अगर लाइक जैसे कि 3 साल की वर्किंग के बाद अगर हमें अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने वाली बात है, तो इसमें अगेन जो हमारा सर अगर इसके फ्रंट को दिखा पाएंगे, जो हमारी KVIC ऑनलाइन का जो वेब पेज है, 1 मिनट दिखा। इसमें सर PMEGP पे चले आएंगे, PMEGP पोर्टल। ये इसमें सर ऊपर है लाइक फॉर अपग्रेडेशन एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग PMEGP REGP मुद्रा यूनिट्स। अगर हम इसके अंदर जाते हैं तो सेकंड लोन 1 करोड़ तक के लोन का इसमें अगेन प्रोविजन है और इसमें अगेन फ्लैट सब्सिडी है 15 से 20% तक, जिसका हम बेनिफिट ले सकते हैं। बट फॉर टाइमिंग फॉर स्टार्टिंग अवर बिजनेस हम लाइक 25 लाख तक हम अपना स्टार्ट कर सकते हैं इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड 10 lakhs for service sector. This is all about PMEGP from my side. कोई अगर आपके क्वेश्चन है then it is welcome. एक प्रश्न आया है उपासना सुंदरियाल जी का कि when opting for DIC I am not getting sponsoring office detail. When opting for DIC क्या नहीं आ रहा है सर? उनको स्पॉन्सरिंग ऑफिस का डिटेल नहीं मिल रहा है। नहीं सर, इसके अंदर ये जैसे कि आप दिखा रहे हैं इसमें आ रहा है। उनका कौन सा डिस्ट्रिक्ट ले रही है, उपासना कौन सा डिस्ट्रिक्ट ले रही है? पौड़ी गढ़वाल ले रही है। पौड़ी गढ़वाल लेते हैं। हाँ, तो इसमें जो है अमित शायद डेटा प्रॉपर्ली पॉपुलेटेड नहीं है पौड़ी गढ़वाल के लिए। हाँ हाँ सही कह रहे हैं सर, तो इसको आप करवा दीजिएगा पौड़ी गढ़वाल में ना। जी सर डेफिनेटली। सर कुछ क्वेश्चन मेरे भी हैं। बोलिए। जी सर। बेसिकली मैं 2016 से यहाँ पे उत्तराखंड में ही कीवी पे काम कर रहा हूँ। अनूप पटवाल बोल रहा हूँ। जी जी। और इस बार क्या काम कर रहे हैं सर आप? कीवी पे काम कर रहे हैं सर, कीवी प्लांट्स पे और नर्सरी पे। मेरा खुद का बगीचा, हमारा अभी पहले 400 प्लांट थे, अभी हमने लगे हुए हैं प्लांट लगाने पे, तो अभी 300-400 हम और बढ़ा रहे हैं इनको, तो 800 के आसपास प्लांटेशन कर रहे हैं, जिसमें 300-400 हमने आड़ू, पलम और नेक्ट्रीन भी लगाया अभी।
तो इसमें क्या उन्नति की तरफ से, जैसे उन्नति और उसकी बात हो रही है, अभी संस्था की बात हो रही थी, तो क्या इस तरह से हम आगे विलेजों में उनके साथ मिलके कोई विलेज के लिए, जो गांव वालों के लिए कोई प्लांट लगा सकते हैं, ताकि उसमें कुछ शेयर गांव वालों का हो और कुछ शेयर उन्नति का हो, या जो भी संस्था हमारे साथ जुड़ती है उनका हो। और दूसरा एमएसएमई कांडपाल जी और उनसे सवाल है कि क्या ये मैन्युफैक्चरिंग, जैसे मैं नर्सरी के लिए मेरे को बड़ा प्रोडक्शन करना है कीवी प्लांट का, या अपना आड़ू का, प्लम का, या जो प्लांट्स मेरे को बड़े प्रोडक्शन में करने हैं, क्या उसके लिए भी ये आपका लोन की सुविधा उपलब्ध है? या मेरे को बगीचे लगाने, नर्सरी लगाने, तो उसके लिए भी क्या लोन की सुविधाएं हैं जिसका हम उठा सके? और अनूप जी, ऐसा है कि जो हम खेती बाड़ी करते हैं, मतलब जो हम एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फार्मिंग जो करते हैं, उसके जो लोन होते हैं वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से होते हैं। ओके। अगर आप उसमें वैल्यू ऐड करके कोई प्रोसेसिंग करना चाहते हैं, जैसे आप हनी की पैकिंग करके मशीनरी पर लगा के लेबलिंग और वो सब करना चाहते हैं, या आप दूध से चीज बनाना चाहते हैं, कुछ और चीजें करना चाहते हैं, तो उस तरह की स्कीम एमएसएमई के पास भी है और हॉर्टिकल्चर या फूड प्रोसेसिंग की उधर पे भी है। प्रोसेसिंग तब होगी ना जब यहाँ हमारे पास प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट ही नहीं है तो प्रोसेसिंग कहाँ से होगी? तो वो प्रोडक्ट हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में आता है सर, ये आप हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में ही कर सकते हैं अभी। और अगर प्रोसेसिंग तक आप जाते हैं तब आप एमएसएमई में आते हैं। ओके। एग्रीकल्चर, डायरेक्ट एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर ये हमारे फील्ड में, एमएसएमई फील्ड में नहीं आता सर। बेसिकली हॉर्टिकल्चर तो वही है ना, जहाँ होता नहीं है वहाँ देता है, और जहाँ होता है वहाँ देता नहीं है। मेरे को, आप मैं खुद की बात करूँ, रियली मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये खुद की बात कर रहा हूँ। आप, मैं खुद यहाँ पे मेरे पास आज भी कीवी के प्लांट पड़े हुए हैं, और जबकि उत्तराखंड जो उद्यान विभाग है वो हिमाचल से प्लांट मंगा रहा है, और अनुप जी, आई रिक्वेस्ट यू, जम्मू कश्मीर से मंगा रहे हैं जी। मैं इस पे हम एक और सेशन करेंगे विद सपोर्ट फ्रॉम वेरियस डिपार्टमेंट्स। वील गेट द हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को लेके आएंगे एक बार और उनके साथ बातचीत करेंगे। विज्ञान केंद्र को भी सर हम अप्रोच कर सकते हैं। हाँ, कोई एक लोकल विज्ञान केंद्र बने हुए हैं, उनको भी ले लेंगे। अनुप जी, खाली एक बातचीत में कह के इसको रोकना चाहूंगा। प्रथम सिंह करके किसान है टेहरी में, वो भी कीवी लगाना चाहते हैं, तो मैं उनको आपसे मिलवा दूंगा। श्योर सर। हाँ ठीक है, थैंक यू सो मच। इससे पहले हम अगले क्वेश्चन पे जाएं, अमित, ऐसा कांडपाल जी भी और अमित भी हैं, ऐसा सुनने में आता है कि ये स्कीम्स दिखने में अच्छी लगती हैं पर इसकी प्रोसेसिंग में बहुत टाइम लगता है, बहुत ब्यूरोक्रेसी होती है, प्रोजेक्ट अप्रूव नहीं होते हैं, बैंक्स में दिक्कत आती है, तो इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ सर, ये इसमें दिक्कत ऐसी सर, मैं अभी बैंकर्स के साथ हम लोगों की लगातार मीटिंग होती रहती है, तो कोई हमारा एंटरप्रेन्योर बैंक्स के पास जाता है तो उसका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है कि उसके मेरे को क्या काम करना है। वो बैंक मैनेजर के पास जाता है और कहता है मुझे लोन चाहिए, तो बैंकर्स उनसे पूछते हैं आपको किस लिए लोन चाहिए, वो कहता है जिसमें मुझे मिल जाए उसमें कर दीजिए। उसको ये पता नहीं होता है कि मैं फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगानी है या कोई कारपेंटर का काम करना है या जो भी काम करना है, तो क्लियरिटी नहीं होती है, इसलिए थोड़ा बैंकर्स को दुविधा हो जाती है। और बाकी ऐसा कुछ ऐसा नहीं है इस स्कीम में कि फाइनेंस नहीं होता है सर, इसके टारगेट होते हैं और टारगेट ईयर वाइज कंप्लीट होते हैं, मॉनिटरिंग होती है इनकी। अच्छा, और ये अगर जैसे आज कोई एप्लीकेशन फिलअप करता है तो उसको एप्लीकेशन को सैंक्शन होने में या सैंक्शन ना होने पे कितना टाइम लगता है? करीब करीब 2 वीक्स सर, 2 वीक्स लगता है। 2 हफ्ते तो बहुत तेज हुआ। 2 हफ्ते में अगर हो जाता है कि सैंक्शन हो जाता है? जी जी जी। अच्छा, अगर हमारे सर ऑनलाइन प्रोसेस है, अब कहीं पर आपको इंटरव्यू के लिए कहीं कुछ नहीं जाना है, पहले हमको एक टास्क फोर्स कमेटी का वो गठन करना होता था और वो टास्क फोर्स कमेटी के मीटिंग में लेट होती थी। आजकल ऑनलाइन प्रोसेस है, आप सीधे वो करेंगे तो आपका जो आपकी स्कोरिंग होंगे उसके बेस पर आपका सिलेक्शन हो जाता है और एप्लीकेशन बैंक को चली जाती है। और बैंक का डिनाई करने का रीजन सर यही होता है कि कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है कि हमारा हम क्या करने जा रहे हैं। तो सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप बैंक में अपने जो ट्रेड के बारे में
इसमें आप काम करना चाह रहे हैं कि ठीक से स्टडी करें, आइडिया ले उसका, मार्केटिंग के लिए देखें, तब बैंक के पास जाए। और सर उसके बाद भी मैं एक चीज और क्लियर करना चाहता हूँ। एक हमारे मिनिस्ट्री का चैंपियंस पोर्टल है सर, एक champions.gov.in। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है आपको किसी भी फील्डिंग में, एमएसएमई के सेक्टर में, आप अपना कंसर्न आपका या कंप्लेन जो है इसमें डाल सकते हैं। तो ये सेंट्रलाइज है, ये स्टेट वाइज जो है, अगर उत्तराखंड का होता है तो ये हमारे पास आ जाता है। कुछ लोगों ने क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो हमारे साथ प्रोफेसर प्रयाग जुयाल जी हैं, आप कुछ पूछना चाहते हैं, आप अनम्यूट होकर पूछ लीजिए सर। जी धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मुझे ऐसा लगता है कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है और इस इशू को भी टेकअप करना चाहिए था। हाउ द पीपल शुड नो, लोगों को पता क्या होगा, जब तक उन्हें मालूम नहीं होगा तब तक वो ऐसे ही कंफ्यूजन में रहेंगे। एक ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। नंबर 2, मैं ये जानना चाह रहा था कि जो ट्रेनिंग का प्रोग्राम है ईडीपी का, ये ट्रेनिंग आप इंक्यूबेशन सेंटर भी कोई बनाते हैं इंस्टीट्यूट के साथ में कोलैबोरेट करके, या गवर्नमेंट के ही होते हैं ये? बेसिकली गवर्नमेंट के होते हैं सर। नहीं, फॉर एग्जांपल जैसे मैं एक कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, हमारे पास में सब कुछ है, वर्कशॉप है, ट्रेनिंग फैकल्टी है, कैन वी अडॉप्ट दोज कोर्सेज, और या गवर्नमेंट कोई इंक्यूबेशन सेंटर खोल सकती है कहीं पे? बिल्कुल खोल सकती है सर, हमारे इंक्यूबेशन की स्कीम है। इंक्यूबेशन की स्कीम है सर। आपका जो कॉलेज है वो किस टाइप का कॉलेज है, थोड़ा बता पाएंगे? देहरादून में है, देहरादून में कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, सेला कुई आपकी इंडस्ट्री है ना जहाँ पे? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो उसी में ही है। मेरी अंजना नेगी रावत जो है, उनसे भी मेरी बात हुई थी। जी बिल्कुल, बिल्कुल। यहाँ शायद डीआईसी की है मुझे लग रहा है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो ऐसी कोई है कोई योजना जो इसको प्रमोट करे, इसमें कि स्टूडेंट भी इन्वॉल्व हो जाए, ट्रेनिंग का पार्ट भी बने, दे शुड नो एमएसएमई क्या चीज है, इस तरीके से कुछ अगर? सर हमारे बिजनेस इंक्यूबेटर स्कीम है एक, जिसमें हम लोग फंड देते हैं जो टेक्निकल कॉलेज होते हैं, टेक्निकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज उनको, तो उसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। तो आपसे बात हम लोग कर लेंगे, अगर आपको लगेगा वो ठीक लगेगा तो हम जरूर आपसे बात करेंगे, प्लीज। राइट, थैंक यू, नमस्कार। वेलकम सर, नमस्कार सर। एक देवाशीष पांडे कुछ पूछना चाहते हैं, देवाशीष पांडे जी। सभी को मेरा नमस्ते, मैं देवाशीष पांडे देहरादून उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। मेरा क्वेश्चन है सुभाष जी और अमित जी के लिए। जैसे जो एमएसएमई में जो आपने बताया सब्सिडी मिलेगी, तो वो किस पे डिपेंड होगी? जो एप्लीकेंट है वो कौन सी प्लेस से बिलोंग करता है, रूरल या अर्बन, या फिर जो उसका नेचर ऑफ बिजनेस होगा वो कहाँ पे है? मान लीजिए मैं देहरादून से बिलोंग करता हूँ, पर मेरा बिजनेस में एक्टिविटी करना चाहता हूँ रूरल एरिया में, तो मेरे को जो सब्सिडी मिलेगी वो किस पे डिपेंड होगी? सर एक्टिविटी कहाँ पे कर रहे हैं आप उस पर? आपको सर्टिफिकेट लगाना होता है ना सर उसमें, अमित जी ने बताया था, पॉपुलेशन सर्टिफिकेट उस एरिया का। हेलो? हाँ यस, हाँ इसमें जैसे मेरा जो पॉपुलेशन सर्टिफिकेट मतलब वो देहरादून का बनेगा कि मैं देहरादून से बिलोंग करता हूँ। नहीं सर, जहाँ पे यूनिट लगाएंगे वहां पर। ओके। हाँ, इसका मीनिंग ये है कि वहां पे इतनी पॉपुलेशन है कि नहीं कि आपका जो आप काम स्टार्ट कर रहे हैं वो काम चल पाए, मतलब मार्केट से रिलेटेड है। जी, थैंक यू सो मच। वेलकम सर। एक अनु पटवाल कुछ पूछना चाहते हैं शायद दोबारा। सर हो गया मेरा। अच्छा, विपिन त्यागी जी का था। हाँ विपिन जी। हाँ सर नमस्कार, सभी को नमस्कार। सर मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जो चमनलाल जी ने बताया तो यूट्यूब के डिटेल मिल जाएंगे क्या इसमें चैट बॉक्स में? जी मैं उनकी वीडियोस निकाल के भेज दूंगा आपको। ठीक है सर। आपने रजिस्टर करा है ना सर फॉर्म, या अपना ईमेल आईडी डाल दीजिए तो मैं सबको भेजूंगा। वैसे भी अगर आपने रजिस्टर नहीं कराया तो प्लीज ईमेल डाल दीजिए चैट बॉक्स में। ठीक, मैं सर अभी डालता हूँ ईमेल। ओके, थैंक यू। कोई और किसी का प्रश्न हो?
अनुपम गौतम जी कुछ पूछना चाह रही हैं? जी सर, मेरा इनसे एक क्वेश्चन है। ये जो फॉर्म है, फॉर्म के नीचे दो आप प्लीज फॉर्म को ऊपर करेंगे सर? हाँ जी जी बिल्कुल एंड पे लेके आइए। हाँ, यहाँ पर ये जो डीपीआर प्रिपरेशन का जो आपने ऑप्शन दिया हुआ है, क्या जो डिपार्टमेंट ऑफ एमएसएमई है वो डीपीआर प्रिपरेशन में किसी तरह की सहायता करते हैं? बिल्कुल करते हैं मैम, बिल्कुल करते हैं। और हमारी क्लिक करते हैं, हमारी साइट पे मॉडल प्रोजेक्ट प्रोफाइल भी बनी हुई है, आप उसमें से उनका रेफरेंस ले सकते हैं। और कोई आपके स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है तो हम उसके लिए भी मदद करते हैं। और किसी टाइप की फीस वगैरह भी चार्ज होती है उसके लिए? नहीं मैम। तो जब ये डीपीआर के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये एक फॉर्म जो है ये डाउनलोड हो जाती है, एक एक्सेल शीट। और इसके दो पार्ट हैं। जो सेकंड पार्ट है उसमें हमें कुछ नहीं भरना है, वो पहली शीट से फिलअप होता है। और सेकंड पार्ट में जो है ना, जो इंफॉर्मेशन फिलअप की गई थी, यूनिट का नाम, एड्रेस, प्रोफाइल जो है, और फिर धीरे धीरे उसमें ये इन्फॉर्मेशन आने लगती है कि आपके लैंड की क्या कॉस्ट है, मशीनरी की क्या कॉस्ट होगी, आपकी सैलरीज किस तरह से होंगी, बिजली का खर्चा हो गया या कोई भी और खर्चे हैं वो आ जाएंगे। तो फिर वर्किंग कैपिटल निकल के आता है। और फिर आप फाइनेंस जो भी खर्चा है, आपको 10% आपको इन्वेस्ट करना है, 90% जो है बैंक फाइनेंस होगा, और मार्जिन मनी 25% है। तो ये मार्जिन मनी जो है 25 भी हो सकती है, 35 भी हो सकती है, जो गवर्नमेंट सब्सिडी है, डिपेंडिंग अपॉन कि वो महिलाएं कर रही हैं या कोई स्पेशल कैटेगरी में है। और फिर एक सेल्स प्रोजेक्शन भी देना होता है कि कौन कौन से प्रोडक्ट होंगे, उसकी क्या, कितनी यूनिट प्रोडक्शन होगा, उसका रेट क्या होगा, कितनी क्वांटिटी बिकेगी करके। और ये जो डीपीआर बनती है इसको अपलोड किया जा सकता है। थैंक यू सर। तो बेसिकली इसमें मैम जो कंट्रीब्यूशन की बात हो रही है ना, तो अगर हम कंट्रीब्यूशन, अगर जो हमारे लोन लेना चाहते हैं, इफ दे आर वुमेन या एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो उस केस में कंट्रीब्यूशन 5% होता है। और अगर जनरल मेल या फिर ओबीसी मेल हैं, देन इन दैट केस तो वो 10% होता है। थैंक यू सर। तो सुधीर जी, शैल वी क्लोज? हाँ, मेरे ख्याल से आदित्य आप समाप्त करके क्लोज कर सकते हैं आज के प्रोग्राम को। मैं एक चीज कहना चाहता था बिफोर आई थैंक ऑल द पैनलिस्ट एंड पार्टिसिपेंट्स कि हमारा जो नेक्स्ट वेबिनार होगा विल बी पिकिंग अप ऑन दिस लास्ट क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू द डीपीआर। जो डॉक्टर अनुपम जो प्रोफेसर हैं निफ्टम में, उनके साथ शी इज एन एक्सपर्ट इन दिस एरिया, एंड मैं कानपाल जी से भी बात करूंगा। सो हम एक मॉडल डीपीआर ऑनलाइन भरेंगे एक साथ एक प्रेजेंटेशन में, ताकि थोड़ा समझ में आ जाए कि अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो व्हाट विल द प्रोसेस बी लाइक, एंड ये डीपीआर के लिए हम कैसे फाइल कर सकते हैं। सो दैट विल बी द टॉपिक फॉर द नेक्स्ट वेबिनार। आई ऑल्सो वांट टू मेक श्योर दैट ये आप अगर आपको कोई प्रश्न हो अगले वेबिनार के लिए, प्लीज राइट और ईमेल मी, मैसेज करिए, या फिर फोन नंबर, मेरा स्क्रीन पे मेरा ईमेल आईडी और फोन नंबर दिख रहा है आप सब लोगों को? हाँ, दिख रहा है। दिख रहा है, परफेक्ट। तो आप मेरे को इस नंबर पे ईमेल आईडी पे या फोन नंबर पे मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं या किसी की इंफॉर्मेशन चाहिए आज के वेबिनार के बारे में। And with that, I really want to thank all the panelists, for today's participation. जो हमारा intention था कि उन्नति एवं फैप्रो के experience and with the great expertise जो डॉक्टर स्वरूप and डॉक्टर वशिष्ठ के हैं, to showcase that, and अनुपम जी ने बहुत अच्छी तरीके से उसे निकाला। आप में से कोई भी पार्टिसिपेंट्स उन्नति या फैप्रो से कनेक्ट करना चाहेंगे, आई बी हैप्पी टू मेक द कनेक्शन। एक फॉलोअप ईमेल भेजूंगा जहां पर सबके डिटेल्स होंगे, उनके ब्रोशर्स भी होंगे, आप पढ़ सकते हैं। जैसा कि हमने पहले वेबिनार में बताया, उन्नति इज प्लानिंग टू एक्सपैंड टू उत्तराखंड इंक्लूडिंग अदर स्टेट्स, तो देयर विल बी एन इंटरेस्ट बाय देम टू लुक फॉर फूड प्रोसेसर्स, टू लुक फॉर अदर entrepreneurs whom they'll be collaborating। मेरे को उनका मॉडल ये बहुत ही अच्छा लगा कि सब लोगों को जुड़ के एक साथ चलना आगे, एंड there is a role for everybody।
आई थिंक उसी में हम सबकी उन्नति है और उत्तराखंड की उन्नति है। एंड कांडपाल जी एंड मोहन जी, अमित मोहन जी, थैंक यू सो मच। आपने जो PMEGP प्रोग्राम के बारे में बात करा, यू हैव बीन वेरी पेशेंट। हमारी मीटिंग भी हुई थी आपके ऑफिस में, आपने मेरे को सुधीर पंत जी को समझाया कि कैसे डिपार्टमेंट एंटरप्रेन्योर्स के साथ काम कर सकता है। सुधीर जी ने बड़े राइटली पॉइंट आउट करा कि थोड़ा सिनिसिज्म होता है का कि इसको अवेलेबल होती हैं, बट कांडपाल जी एंड अमित जी हैव रिपीटेडली assured us that they want to help entrepreneurs and they want to find entrepreneurs. So and हम लोग चाहेंगे चेंज वेंचर्स फाउंडेशन में कि हम लोग एक तरीके से एक ब्रिज बने। जो भी इन लोगों से मिलना चाहता है, वी वांट टू बी अ कनेक्टर। There are people already putting messages in the group कि हम लोग जानना चाहते हैं आगे कैसे बढ़ें। So happy to collaborate, happy to connect people and लोग आगे बढ़ें और स्टेट में और उद्यम हो। We'll all be very happy about it. So with that, I'll end this webinar. Thank you so much for your time. Thank you again to Sudhir ji for helping put this together along with Dr. Anupam. And अगर आपके कोई भी प्रश्न होंगे, कोई भी connections होंगे, please do email me or call me directly on the number shared over. Thank you again, Dr. Swaroop and Dr. Vashisht, for your participation today. आदित्य जी बोलिए। थैंक यू एवरीबॉडी। हमारे जी बोलना चाहते थे? हमारे साथ विजय अग्रवाल जी बॉम्बे से है। ओके। और ही एश्योर्ड कि अगर ज्योति स्वरूप जी को या जो फेप्रो वाले हैं उनको या उत्तराखंड से भी कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, वो अगर गल्फ कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट्स को बेचना चाहेंगे तो उनके कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, और अगर क्वालिटी प्रोडक्ट होगा, अच्छा प्रोडक्ट होगा, उनके स्पेसिफिकेशन मीट करता होगा, तो ही विल बी हैप्पी टू कनेक्ट विद दोस पीपल देयर। सो आई थिंक वो एक अच्छा डेवलपमेंट है। ही लेफ्ट द मीटिंग बट ड्रॉप्ड अ मैसेज टू मी। तो प्रॉब्ली अगर ज्योति जी चाहेंगे कि भाई इनको अगर इंडिया के बाहर सीधा एक्सपोर्ट करना है, तो प्रॉब्ली वी शुड बी एबल टू गेट दैट ऑर्गेनाइज्ड। आई विल मेक अ इंट्रोडक्शन सर डायरेक्टली टू यू एंड आप फॉलो ऑन इंट्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है। तो सर थैंक यू। इसके लिए अगर चाहेंगे तो नो आदित्य विल बी आवर रिप्रेजेंटेटिव नेक्स्ट टाइम। This is a very bhari responsibility. You know, I will work with both Anupam ji and Sudhir ji on this because they are even better connected with the ecosystem than I am. So thank you so very much, sir. Thank you for your participation today. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you everybody. Thank you. Thank you. थैंक यू एवरीबॉडी। नमस्कार। नमस्कार सबको। नमस्कार। मैंने थोड़ी देर ऑन रखा है क्योंकि मैं सबकी डिटेल्स नोट कर रहा हूं। अगर किसी ने रजिस्टर नहीं करा तो प्लीज अपना ईमेल आईडी डाल दीजिएगा चैट बॉक्स में। थैंक यू एवरीबॉडी। So Rajiv ji, what's your impression? How was this webinar today? अच्छा राजीव जी म्यूट में। अनुपम जी, अच्छा प्रोग्राम रहा, स्पेशली उन्नति और इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानना और किस तरह से उनको चैलेंजेस आई और किस तरह से इन्होंने आगे ग्रो किया। स्पेशली उन्नति तो आप जिस तरह से बता रहे हैं कि 40 करोड़ के टर्नओवर में है, तो इट्स अमेजिंग और उनके अच्छे प्लान्स हैं कि वो बाकी स्टेट्स में भी ग्रो करना चाहते हैं। जी। लेकिन सर आज के वेबिनार से मेरी कुछ टेकअवेज हैं। एक तो आगे से हम लोग एक ही टॉपिक रखेंगे एक वेबिनार के लिए, और दूसरा ये था इस बार तो हमने जैसे खुद से क्वेश्चन आंसर किया ना, रादर देन हम लोग क्वेश्चन आंसर पोज करें या उनको प्रेजेंटेशन के लिए बोले, हम लोग वी विल ट्राई टू ओपन अ क्वेश्चन आंसर सेशन स्ट्रेट अवे, उनकी इंट्रोडक्शन देके और जो लोग उनसे बात करना चाहते हैं उनको बात करवाएंगे, बिकॉज जो एंड यूजर्स हैं उनके क्वेश्चन ज्यादा पिन पॉइंट होते हैं रादर देन अस एकेडमिशियंस। आई एग्री विद यू। मतलब जब ओपन अप करते हैं तो लोगों के दिमाग में कई सारी बातें होती हैं अलग अलग तरह की। जी। तो जो शुरू में जो थोड़ा बहुत आपने पूछा था उतना पूछने के बाद ताकि एक कॉन्टेक्स्ट हो जाता है कि जैसे आपने पूछा कि क्या चैलेंजेस थी, किस तरह से ग्रो कर रहे हैं, क्या प्लान्स है,
उसके बाद फिर ओपन हाउस रखें तो अच्छा आपका सजेशन है। हाँ, लेकिन शायद वो जो क्वेश्चंस लोगों ने पूछे वो शायद उसी चीज पे बिल्ड हुए जो हमने शुरू में उनसे पूछा, तो हाँ, उसके that's what. So I think Anupam, like it's a people will actually have pretty useless questions अगर उनको context पता नहीं है कि क्या है, right? They will not know how to frame the questions. Yeah. And when people said, when you gave the Unnati introduction and a sense of how big they are, that is when really people figured out, wow, man, this is big. So everybody was asking for his connect, right? And he's genuinely a very, very smart person. You know, he's not an academician, right? He's built a business out of nothing. Yeah. So I think so that framing is referring. I swing both ways on it. So actually, one thing I realized about this crowd, जो थी audience पे depend करता है, is to Sudhir ji's credit that this audience is very targeted, has very specific questions, and they have expertise in this area. अगर ये चीज अगर हम you know, had we put it on a variety of other groups that would not have been so relevant to Uttarakhand or agribusiness, right? So then maybe the response questions would have been a bit all over the place. So I think, you know, let's put it this way: you can never satisfy everybody. so I think, but I take your point and I agree with you. That one topic or two speakers per webinar is really, really good enough. प्लस जब आप लोगों को बोलने का मौका देते हैं तो they feel being part of the whole process. That I fundamentally believe in, sir. I agree with you completely. Yeah. Well, I think it was a good webinar. I think हमने पहला webinar launch किया और स्टार्टअप हिमालय चेंज वेंचर बिल्कुल लोगों के लिए नया था, बट nobody questioned कि आप कौन हो, क्या कर रहे हो करके. But it's all because of you. They don't question you. They say, अच्छा आप है तभी आए. Let's be honest about it, sir. I don't have any shame in saying that. नहीं, पर अच्छे लोग आए थे, मतलब मेरे कि they were good set of people. And 80% were from outside Uttarakhand. मतलब they were Uttarakhandi, but outside Uttarakhand की दिल्ली से थे, बॉम्बे, पुणे, कई जगहों से थे. जी. But at least 20% लोग थे जो कि चेली आर्ट्स वाले हो गए, प्रथम हो गए, और एक BS बिजी ने मेरे को मैसेज भेजा कि मैं आवाज सुन नहीं पा रहा हूँ. वो भी किसानों का कोऑपरेटिव चलाते हैं उत्तराखंड में. और ऐसे 7-8 लोग थे जो कि अनूप जैसे था, जो कि बेसिकली वहां से. प्रोफेसर जुयाल का आना भी एक बहुत अच्छी बात थी कि वो इंक्यूबेटर बनाने की बात कर रहे हैं, तो वो एक अच्छा इनिशिएटिव उनका हो सकता है. हाँ सर, लेकिन MSME इंक्यूबेशन स्कीम इज टेरिबल. ही शुड नॉट अप्लाई फॉर इट. हाँ, पर वो अटल इंक्यूबेशन स्कीम है, दूसरी स्कीमों के अंदर कर सकते हैं. मतलब इंक्यूबेशन की तो और भी कई सारी स्कीम्स हैं. हाँ. The only fundamental problem then, sir, that begins with incubation, because I've worked extensively in that ecosystem, is that then there is a very great rigidity into the types of organizations. So it's something to be thought about. Like I think for the hills we need a privately funded incubator. You know, not necessarily to be set up as private, but because government incubation mandates are very archaic, sir. They are not realistic, and they don't work for Uttarakhand. So I can talk to him in great detail about that, because I've worked extensively in the technology business incubator ecosystem, जो DST का था. Very familiar with BIRAC, very familiar with Atal Innovation Mission. And so there is money there, but most money is towards infrastructure. आपको building खड़ी करनी है, बहुत पैसा है sir. But if you want to help entrepreneurs, there is very little program money. You know, so now that is the challenge for us, sir. See, if you want to run a program, it is very easy for me tomorrow. Literally, I'm not exaggerating, to get Atal Innovation Mission on board. But they will give me happily 2 crores to build a building in Uttarakhand, which is remote for 80% of the people. And that model doesn't work. This is where, you know, I've had many discussions with all of these people. But Sarkar can only count infrastructure. That is their fundamental issue in accounting. So, अगर हम entrepreneurs को जिस तरीके से हम बोल रहे हैं help करेंगे, that government finds it very, very difficult to do, because, you know, give a seed grant of 60,000 rupees, just that much. You can see the difference you can make. जो आपके पटवाल जी थे, you know, if he just gets a small seed grant of money and does food processing with kiwi over there, he'll either sink or he will do well, right? Someone has to take a risk on it. Now,
The system is not set up to support someone like that. That's the challenge. And that's I think the opportunity gap for us at Startup Himalaya. That is the precise place where I want to aim for. इस वेबिनार के बारे में बाय द वे एक चीज और है, आई फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू स्पीक फॉर्मली इन हिंदी. So this is something I really have to. मैं अटक गई थी. What is wrong with you? You are much better than me. I was being so formal. उनका ये जो है आ भूल जाती थी मैं, वर्ड्स भूल जाती थी. नहीं ये ऐसा लगा नहीं कहीं पे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कन्वर्सेशन वाज इन हिंदी. तो कहीं पे अगर इंग्लिश यूज भी कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि लोग नहीं समझते हैं. पर I think मेरे को एम्बैरेसमेंट लगता है कि मेरी हिंदी खराब है. मेरे को बहुत शर्म आती है, सच बता रहा हूँ मैं आपको. नहीं So I felt that was I was struggling with that language issue, and particularly technically speaking, I am very conversant when I talk technically in English, not so much in Hindi. So something I have to improve down the line, because this is not feasible and sustainable. Okay. I have made some brief notes, and so I'll send them out. अगर आप लोग add कर पाएं, that would be wonderful. And गलती से हो गया, I think. So okay, I'll put them together. The recording. Oh, I forgot. Hello. वेबिनार खत्म हो गया. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. अखिल, I removed him.